पार्टी में गर्लफ्रेंड ट्रूथ एंड डेयर हार गई और उसे उस इंसान को फोन करना था जिसे लेकर उसे जिंदगी में सबसे ज्यादा अफसोस था। उसने फोन पर दूसरी तरफ वाले से पूछा, अगर मैं अभी तलाक ले लूं तो क्या तुम मुझे अपना लोगे? उसके हाँ कहते ही पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। सबको लगा कि मैं गुस्से से आपा खो दूंगा और टेबल पलट दूंगा, पर किसी ने सोचा भी नहीं था। मैंने बस शांति से अपनी अनामिका उंगली से अंगूठी उतार दी। हमने अभी तक शादी रजिस्टर नहीं कराई है, इसलिए अभी भी देर नहीं हुई है, तो चलो अलग हो जाते हैं, मैं उसके लिए जगह बना देता हूँ। इतना कहकर मैंने गर्लफ्रेंड के कुछ बोलने का इंतजार नहीं किया और मुड़कर वहाँ से चला गया। रास्ते में मैंने जिंगबेई में घर पर फोन लगाया, मम्मी पापा मैं घर आकर शादी करने के लिए तैयार हूँ। बहुत बढ़िया शाओफान, आखिरकार तुम समझ गए, तुम जियांग ग्रुप के इकलौते वारिस हो। अगर तुमने इतने सालों तक बाहर रहकर तजुर्बा हासिल करने की जिद न की होती तो तुम्हारी शादी कब की हो गई होती और तुमने खानदानी बिजनेस संभाल लिया होता। मैंने और तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए पहले से ही एक लड़की पसंद कर ली है, हम तो बस तुम्हारे मुंह खोलने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की तसल्ली भरी आवाज सुनकर मेरे मन में थोड़ी शर्मिंदगी आई और मेरी आवाज अपने आप थोड़ी नर्म हो गई। मैं आप लोगों का हर इंतजाम मानूंगा। ठीक है, तो शादी 19 जनवरी को पक्की करते हैं, क्या कहते हो? तुम वापस कब आ रहे हो? क्या तुम उस लड़की से पहले मिलना चाहोगे जिससे तुम्हारी शादी होनी है? मैं तुम दोनों की जल्द ही मुलाकात करवा देती हूँ। मम्मी का ये उत्साह से लगातार बोलते जाना, ये सुनकर मेरे सिर में फिर से दर्द होने लगा। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं है कि वो लड़की कौन है, और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी भी नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने मम्मी की बात बीच में ही काट दी। मैं जल्द से जल्द जियांग परिवार में लौटकर आप लोगों की जिम्मेदारियां बांटना चाहता हूँ। ये शादी तो बस उसी का एक हिस्सा है, मिलने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग बस शादी का इंतजाम कीजिए, मैं शादी से एक दिन पहले वापस आ जाऊंगा। मेरे इतना कहते ही कमरे का दरवाजा बाहर से किसी ने धक्का देकर खोला। आहट सुनकर मैंने अनजाने में अपना सिर घुमाया और बाय निंगबिंग को भौहें सिकोड़े अंदर आते देखा। शादी? किसकी शादी? बाय निंगबिंग के हैरानी भरे चेहरे को देखकर मैंने शांति से फोन काट दिया और यूं ही कोई बहाना बना दिया। एक दोस्त की शादी है और उसने मुझे अपना सहबाला बनने को कहा है। ये सुनकर बाय निंगबिंग के चेहरे का तनाव जाकर कहीं कम हुआ। वो शांत हो गई और उसने दोबारा कुछ नहीं पूछा। मैंने अपना फोन मेज पर रख दिया और बाथरूम में चला गया। कुछ देर बाद पानी चलने की आवाज आने लगी। मेज पर रखा फोन भी बजने लगा। उसकी लगातार आती हुई आवाज सुनकर उसने एक पल के लिए सोचा, फिर स्क्रीन खोली। स्क्रीन पर शेन हाउ यू नाम से एक मैसेज आया। तुम्हें याद है तुमने उस साल क्या कहा था? तुम सच में जियांग फान से शादी करने का तो नहीं सोच रही हो ना? ये पढ़कर उसका दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसके हाथ पल भर के लिए रुक गए, फिर उसने हल्के से स्क्रीन पर ऊपर की ओर स्वाइप किया। इसके बाद बाय निंगबिंग का 10 मिनट पहले भेजा गया मैसेज आंखों के सामने आ गया। शेन हाउ यू, 33 दिन बाद तुम्हारा 28वां जन्मदिन है। तुम्हें याद है तुमने मुझसे उस वक्त क्या वादा किया था? उसने फोन वापस अपनी जगह पर रख दिया। मैं सोफे पर टिककर बैठ गया और मेरे दिमाग में कई यादें घूमने लगी। 18 साल की उम्र में मेरी बुआ शादी करने के लिए देश वापस लौटी। मैं भी उनके साथ वापस आ गया और यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। अपनी कॉलेज लाइफ को अच्छे से एंजॉय करने के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए भी मैंने कभी किसी को अपनी असलियत नहीं बताई। कॉलेज के आखिरी साल में फ्रेशर्स की वेलकम पार्टी में अपने रूममेट की मदद करने के लिए मैं एन मौके पर साथ में धुन बजाने के लिए स्टेज पर चला गया। परफॉर्मेंस खत्म होने पर मैं अपना म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट लेकर स्टेज से नीचे उतरा। जैसे ही मैंने नीचे देखा, मुझे बाय निंगबिंग दिखाई दी। उसने सफेद रंग की जाली वाली ड्रेस पहनी हुई थी। वो दरवाजे पर फूलों का गुलदस्ता लिए इंतजार कर रहा था। उसकी आंखें मुझे देखकर चमक रही थी। क्या मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर ले सकता हूँ? मुझे खूबसूरत चेहरे पसंद हैं। मैं उसी वक्त मान गई। उसके बाद हम दोनों रोज बात करने लगे। हम कभी कभी अलग अलग जगहों पर टकरा भी जाते थे। हमारी जान पहचान के तीसरे महीने में बाय निंगबिंग ने खुद आगे बढ़कर अपने प्यार का इजहार किया। प्यार की पहली कोमपल फूटी थी। मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं थी और इस तरह हम दोनों एक साथ आ गए। 21 साल से 28 साल तक इन 7 सालों में घर वाले मुझ पर घर लौटकर शादी करने का दबाव डालते रहे। कई बार मना करने के बाद मैंने कई बार उसके मन की बात जानने की भी कोशिश की। जब भी शादी की बात आती, बाय निंगबिंग सांप बिच्छू की तरह उस बात को वहीं रोक देता था।
वो इसका जिक्र तक नहीं करता था। शुरू में मुझे लगा कि वो अभी शादी के बंधन में नहीं बंधना चाहता, लेकिन जब ऐसा कई बार हुआ तो मुझे भी कुछ गड़बड़ लगने लगी। फिर 15 दिन पहले एक पार्टी में शराब पीने के बाद बातों बातों में मुझे सच्चाई का पता चला कि बाई निंग बिंग के दिल में जो इंसान था वो हमेशा से उसका बचपन का प्यार शेन हाओयू था। लेकिन अफसोस, ये एक तरफा प्यार था। शेन हाओयू उसे सिर्फ एक दोस्त मानता था और उसने मुझसे इसलिए बात बढ़ाई क्योंकि जब हम पहली बार मिले थे उस रात शेन हाओयू किसी और के साथ था और स्टेज पर पियानो बजाते हुए मेरा अंदाज काफी हद तक उसके दिल में बसे उस इंसान जैसा था। अपने दिल की मायूसी को बहलाने के लिए और शेन हाओयू से नाराजगी में उसने मुझे चुना। इसके बाद के कुछ सालों में शेन हाओयू के दर्जनों रिश्ते बने और टूटे। जब भी उसे शेन हाओयू के ब्रेकअप की खबर मिलती, बाई निंग बिंग के मन में उसके पास जाने का ख्याल आता, लेकिन उसके कुछ कहने से पहले ही शेन हाओयू को कोई नया मिल जाता था। उसके दिल का दर्द और बढ़ जाता और इसी तरह घूम फिरकर 7 साल बीत गए। हमारा अभी तक ब्रेकअप नहीं हुआ है और बाई निंग बिंग ने भी कभी उम्मीद नहीं छोड़ी है। वो शेन हाओयू के मन बदलने का इंतजार कर रहा है। वो शेन हाओयू की बचपन में शराब के नशे में कही एक मजाकिया बात का इंतजार कर रहा है। बिंग बिंग, मेरे 28 साल के होने तक इंतजार करो। अगर तब तक हम दोनों की शादी नहीं हुई तो हम दोनों एक दूसरे के साथ रहकर देख लेंगे। इसलिए वो हर साल उससे एक बार पूछता था और इस साल आखिरकार उसने शेन हाओयू के 28वें जन्मदिन का इंतजार कर ही लिया। बाई निंग बिंग के फोन में चैट देखते हुए मैं हंस पड़ी। 33 दिनों के बाद शेन हाओयू का 28वां जन्मदिन है और वही दिन मैंने अपने लिए भी चुना है। ब्रेकअप करके घर जाकर शादी करने का दिन। मैंने बाई निंग बिंग को स्टडी रूम में जाते देखा। मैं भी उठी, लाइट बंद की और बिस्तर पर वापस लेट गई। पता नहीं कितनी देर हो गई थी। अंधेरे कमरे में बहुत हल्के कदमों की आहट सुनाई दी। हल्की रोशनी वाला फोन बेडसाइड टेबल पर रख दिया गया। एक इंसान मेरे पीछे आकर लेट गया और फिर एक लंबी खामोशी छा गई। जब तक मेरे पास से हल्की और नियमित सांसों की आवाज नहीं आने लगी तब मैंने दोबारा अपनी आंखें खोली। मैंने हाथ बढ़ाकर बाई निंग बिंग का फोन उठाया और वही पुरानी चैट स्क्रीन फिर से खोली। उसमें 4 नए शब्द जुड़े थे, भुलाए नहीं भूलता। बहुत ही सीधी सादी बात, लेकिन मैं सोच सकती थी कि ये शब्द लिखते वक्त बाई निंग बिंग किस हाल में होगा। शायद वो हल्के से अपने होंठ चबा रहा होगा, आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए। बहुत ध्यान से एक लंबा मैसेज टाइप करके उसे डिलीट कर रहा होगा और बहुत सावधानी से शब्दों को चुन रहा होगा। उसे डर भी लग रहा होगा कि कहीं उसकी भावनाएं आसानी से पता न चल जाएं, और ये भी डर होगा कि कहीं उसकी भावनाएं पता ही न चले। इतना ध्यान और सावधानी वाला रवैया सिर्फ शेन हाओयू के सामने ही नजर आता था। सोचते सोचते मेरे होठों पर एक कड़वी मुस्कान आ गई। वो बस उस 28 साल वाले वादे के बारे में सोच रहा था और बस इंतजार कर रहा था कि शेन हाओयू उससे शादी के लिए हाँ कर दे। पूरी रात मैं आंखें बंद करके लेटी रही पर सो नहीं पाई। सुबह होने के बाद मेरे पास से कुछ सरसराहट की आवाज आई। मैंने उसी पल अपनी आंखें खोल दी। आज जल्दी काम से छुट्टी ले लेते हैं। बाई निंग बिंग अपने हाथों पर क्रीम लगा रहा था। उसने ना समझने वाले भाव से मेरी तरफ देखा। कोई बात है क्या? काफी देर तक चुप्पी छाई रही। फिर मैंने धीरे से कहा, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम भूल गए क्या? बाई निंग बिंग का शरीर थोड़ा अकड़ गया। फिर उसने हाँ में सिर हिलाया। पिछले आधे महीने से ज्यादा हो गया था। बाई निंग बिंग के दिल में बस शेन हाओयू के साथ किया गया 28 साल की उम्र का वादा ही घूम रहा था। उसे और कुछ भी याद नहीं था। अब तो वो अपना जन्मदिन तक भूल चुका था। और फिर पिछले 2 महीनों में अपनी उस मेहनत के बारे में सोचकर जिसमें मैं सरप्राइज तैयार कर रहा था, सब बेकार गया। मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। बाई निंग बिंग ने मेरे चेहरे पर बदलते भावों पर ध्यान नहीं दिया। उसने बस इतना कहा कि सब कुछ साधारण रखना, पहले की तरह इतना भव्य करने की जरूरत नहीं है। पिछले सालों में मैं हमेशा उसके लिए जन्मदिन की पार्टी आयोजित करने में बहुत मेहनत करता था, सिर्फ इसलिए ताकि वो खुश हो जाए। लेकिन उसने कभी मेरी कोशिशों की परवाह नहीं की। इसलिए उसकी यह बात सुनकर मेरे लहजे में हल्का सा तंज आ गया। पार्टी की तैयारी हो चुकी है, सबने आने के लिए हाँ कर दी है, अब रद्द नहीं हो सकती। इस पार्टी की तैयारी 3 महीने पहले से चल रही थी। तब मुझे नहीं पता था कि उसके दिल में कोई और है। अगर पहले पता होता तो मैं ये पार्टी रखता ही नहीं। मेरी सफाई सुनकर बाई निंग बिंग ने कुछ देर तक कुछ नहीं कहा, फिर अपना फोन उठाया और बेडरूम से बाहर चला गया। मुड़ने से ठीक पहले
मैंने उसकी हल्की सी सिकुड़ी हुई भौहों को देख लिया। कंपनी पहुंचने के बाद मैं सबसे पहले सुपरवाइजर के ऑफिस गया, इस्तीफा दे दिया। जब मैं बाहर आया, मेरे हाथ में इस्तीफे का कागज देखकर पूरे ऑफिस में हंगामा मच गया। शाओफान, तुम जा रहे हो? ऐसे अचानक नौकरी क्यों छोड़ रहे हो? नई नौकरी ढूंढ ली है क्या? इतना बड़ा फैसला? कहीं तुम अरबों की जायदाद संभालने तो वापस नहीं जा रहे? सबकी चिंता सुनकर मैंने अपने हाथ का सामान नीचे रखा और धीरे से मुस्कुराया। मैं शादी करने जा रहा हूँ। सहकर्मियों को जैसे सब समझ आ गया और उन्होंने सिर हिलाया। लेकिन छिनहाओ, जो हमेशा से मेरा अच्छा दोस्त था, पास आकर पूछने लगा, आफान, तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिरकार शादी के लिए मान गई? उसका दिमाग अचानक कैसे खुल गया? मुझे और सफाई देने का मन नहीं किया, इसलिए मैंने बात बदल दी। इतने सालों तक मेरा ध्यान रखने के लिए शुक्रिया। शाम को सबको खाने पर ले चलता हूँ। काम के बाद 4-5 सहकर्मियों के साथ 2 घंटे तक खाना खाया। जब तक मैं होटल पहुँचा, रात के 8 बज चुके थे। मैं जल्दी प्राइवेट रूम के दरवाजे तक गया। मैं दरवाजा खोलने ही वाला था कि अंदर से आ रही बातों ने मेरे हाथ रोक दिए। बाहर इतनी ठंड है, बिंग बिंग किसे लेने गया है? और कौन? शेन हाओयू को। और किसे? मैं अभी पास ही थी, सब सुन लिया। शेन हाओयू ने कहा कि वो आज वापस आ रहा है, तो वो उसे लेने के लिए दौड़ा चला गया। सच में? झूठ तो नहीं? तो फिर बिंग बिंग तो खुशी से पागल हो गया होगा। आज उसका 28वां जन्मदिन जो है। 1 महीने से थोड़ा ज्यादा समय में शेन हाओयू भी 28 का हो जाएगा। वो इस वक्त वापस आया है, कहीं वो सच में अपना वादा पूरा करने तो नहीं आया? मैंने सुना है शेन हाओयू फिर से सिंगल हो गया है। लगता है वो सच में इसीलिए वापस आया है। लेकिन अगर वे दोनों सच में एक साथ आ गए तो च्यांग फान का क्या होगा? हमने उससे इतने वक्त तक ये बात छुपाई है। 7 साल हो गए, उसे अभी तक ये भी नहीं पता कि शेन हाओयू कौन है। और वो अब भी बिंग बिंग से बेइंतहा प्यार करता है। तो अब क्या कर सकते हैं? किसने कहा था बिंग बिंग से कि वो शेन हाओयू पर लट्टू हो जाए? अगर शेन हाओयू अपना वादा पूरा करने के लिए मान गया तो उसे 100% छोड़ दिया जाएगा। हम तो बस उसकी बुरी किस्मत को ही दोष दे सकते हैं। अच्छी बात है कि उसका कोई खास बैकग्राउंड नहीं है। अगर सच में ब्रेकअप हुआ तो उससे छुटकारा पाना भी आसान होगा। हालांकि इन सालों में उसने हमारे और बिंग बिंग के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया है, लेकिन हम बिंग बिंग की सबसे अच्छी सहेलियां हैं। हमें यकीनन बिंग बिंग का ही साथ देना होगा। जब सच में ब्रेकअप हो जाएगा, हम बिंग बिंग के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। हम बिंग बिंग के लिए मुश्किलें खड़ी नहीं करेंगे। उसकी तरफ से हम उसे कुछ कारें या घर वगैरह दे देंगे। इसे ब्रेकअप फीस समझ लेना। मैं काफी देर तक चुपचाप सुनता रहा, बिना कोई हरकत किए। इसलिए मैंने वहाँ से जाने का मन बना लिया था। मैं 15 दिन पहले जैसा दुखी भी नहीं था, बल्कि मुझे तो ये थोड़ा मजाकिया लगा। बाय निंग बिंग मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हैं और मुझसे छुटकारा पाने के लिए अपनी सहेलियों को आगे कर रही हैं। मैं इन 7 सालों में आखिर किस तरह का रिश्ता निभा रहा था? बस अफसोस कि इस बार मैं पहले जा रहा हूँ। मैं दरवाजे के बाहर खड़ा था। ठीक उसी समय कुछ वेटर शराब की ट्रॉली धकेलते हुए आए। मैं जल्दी से कुछ कदम पीछे हट गया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खुला, अंदर की बातचीत की आवाज अचानक बंद हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। मैं मुस्कुराते हुए अंदर गया और सबसे नमस्ते किया। थोड़ी देर की दुआ सलाम के बाद बाय निंग बिंग एक अजनबी आदमी के साथ आई और दरवाजा खोलकर फिर से अंदर आई, उस शख्स को देखते हुए जिसका शरीर मुझसे 30-40% मिलता जुलता था। मैं बिना कोई भाव दिखाए उसे देख रहा था। बाय निंग बिंग उस आदमी को लेकर पूरे कमरे में घूमी। आखिरकार वो मेरे सामने आए और परिचय कराया, यह मेरा बचपन का दोस्त है, शेन हाओयू। निंग बिंग एक पल के लिए झिझकी, फिर उसने आगे कहा, यह मेरा एक मामूली दोस्त जियांग फान है। जब उसने यह बात कही तो निंग बिंग इस बात के लिए तैयार थी कि मैं गुस्सा हो जाऊंगा, पर जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। मैंने बस सिर उठाकर उसे एक गहरी नजर से देखा और फिर अपना हाथ वापस खींचकर 2 कदम पीछे हट गया। उन दोनों से दूरी बनाए रखते हुए मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी जो काफी सभ्य लग रही थी। शेन साहब नमस्ते, मैं बाय निंग बिंग का मामूली दोस्त हूँ। एक दूसरे का परिचय खत्म होने के बाद कमरा फिर से गुलजार हो गया। शेन हाओयू का स्वभाव हंसमुख था। वो सबसे घुल मिलकर बात कर सकता था। हाथ में शराब का गिलास लिए वो एक छोर से दूसरे छोर तक सबके साथ जाम टकरा रहा था। उसने लोगों के एक समूह को शराब पीने और गेम खेलने के लिए इकट्ठा कर लिया।
जब सब पूरे जोश में थे, उसके हाथ में पत्ते थे, इसलिए उसे किसी से तरबूज के कुछ टुकड़े खिलाने के लिए कहना पड़ा। बाय निंगबिंग ने बिना सोचे समझे अपने कांटे से एक टुकड़ा उठाया और उसे खिला दिया। शेन हाओयू ने भी ज्यादा कुछ नहीं सोचा, एक तरफ मुड़कर कुछ टुकड़े खा लिए, फिर उसका गिलास उठाकर आधी रेड वाइन पी ली। मैं कुछ मीटर दूर बैठा था। मैं देख रहा था कि बाय निंगबिंग ने उस गिलास को कसकर पकड़ा हुआ था और एक के बाद एक जाम पिए जा रही थी, और हर बार वो गिलास के ठीक उसी हिस्से से पी रही थी जहां कुछ देर पहले शेन हाओयू के होंठ लगे थे। पीते पीते आखिरकार उसे थोड़ा नशा चढ़ गया था, लेकिन जन्मदिन की पारंपरिक रस्में तो पूरी करनी ही थी। सब लोग एक साथ जन्मदिन का गाना गाने लगे और उसे उठकर मोमबत्तियां बुझाने और एक विश मांगने के लिए कहा। शोरगुल वाला कमरा पल भर में शांत हो गया। मैं खुद उठा और केक को आगे खिसकाया और उस पर मोमबत्तियां लगा दी। मोमबत्तियों पर लिखे 28 नंबर को देखकर बाय निंगबिंग ने अपनी कनपटियां मली, मानो वो नशे को दूर करने की कोशिश कर रही हो। उसकी धुंधली नजरें कमरे में चारों ओर घूमी और फिर उसने एक उंगली उठाई। इस साल जन्मदिन पर मैं कोई विश नहीं मांगना चाहती, इसे एक सवाल में बदलते हैं। कहते कहते उसने शेन हाओयू की तरफ इशारा किया और वो नशीली लेकिन बेचैन नजर सीधे उसी पर जा टिकी। हाओयू, तुम भी अब 28 साल के होने वाले हो। मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? ये बात सुनते ही वहाँ मौजूद सभी लोग एक दूसरे को देखने लगे। चारों तरफ से आ रही जिज्ञासु नजरों को देखकर शेन हाओयू थोड़ा चौंक गया। उसने जवाब दिया कि अभी नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद पता नहीं कौन खुशी से चिल्लाया, वाह, और कमरे में तुरंत ही शोर मच गया। नशे में धुत कुछ सहेलियां खड़ी हो गईं और नशे में चूर बाय निंगबिंग को धक्का देकर गाने और नाचने लगी। मेरे सामने इस अफरा तफरी वाले माहौल को देखते हुए मैं सीधा और बिना हिले डुले बैठा रहा। मैं शांति और सुकून से एक ऐसे आम दोस्त की भूमिका निभा रहा था जिसे अंधेरे में रखा गया हो और जिसे कुछ भी पता न हो। हंगामा सुबह तक चलता रहा और आखिरकार यह बर्थडे पार्टी खत्म हुई। जब सब लोग चले गए तब मैंने बाय निंगबिंग को सहारा देकर गाड़ी में बिठाया। वो पिछली बातों की खुशी में डूबी हुई थी और मेरी बाहों में उसने अपने दिल की कई बातें कही। उसने रोते हुए कहा, शेन हाओयू, मत जाओ, मेरे पास रहो, ठीक है? क्यों? सब तुम्हारे साथ हो सकते हैं, बस मैं नहीं। मैंने तुम्हारा कई सालों से इंतजार किया है। मैं हर रोज तुम्हारा इंतजार करती हूँ। आगे की सीट पर बैठा ड्राइवर पूरे रास्ते सुनता रहा और पूरे रास्ते मन ही मन हंसता रहा। गाड़ी से उतरने से ठीक पहले उसने मुझे नशे में धुत लड़की को सहारा देते हुए देखा और मजाक में 2 बातें कहना नहीं भूला। सर, आपकी गर्लफ्रेंड आपसे बहुत प्यार करती है। मैंने ड्राइवर की तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी और शांत लहजे में कहा, वो शेन हाओयू से बहुत प्यार करती है। रात भर के नशे के बाद जब वो उठी, बाय निंगबिंग को कल रात की बातें याद आई और उसने मुझे पकड़कर सफाई देना शुरू कर दिया। अफान, कल मैं जैसे ही क्लब पहुंची, मुझे बहुत ज्यादा शराब पिला दी गई। शायद मैंने नशे में बहुत कुछ बकवास कर दिया। वो सब बस नशे में मुंह से निकल गया। तुम उसे दिल पर मत लेना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उसे कल रात की बातें याद होंगी, और नहीं मैंने ये सोचा था कि वो ऐसा लंगड़ा बहाना बनाएगी। मैं अभी भी शांति और समझदारी से उसके नाटक में साथ दे रहा था। मैंने धीरे से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, मुझे पता है, पता नहीं क्यों। मेरा ये शांत और भावहीन चेहरा देखकर और फिर कल की बात याद करके जब मैंने उसकी और शेन हाओयू की जान पहचान करवाई थी, मेरी प्रतिक्रिया, बाय निंगबिंग बिना किसी वजह के थोड़ी घबरा गई। बहुत सोचने के बाद उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने झट से बात बदल दी, कल मैं बस सबके साथ शराब पीने में लगी रही। मैं तुम्हें तो भूल ही गई। जियांग फान, क्या तुम थोड़ा नाराज हो? आज काम के बाद हम डेट पर चले, ठीक है? नाराज हो? मुझे दोपहर में थोड़ा काम है, नहीं जाऊंगा। मेरे साफ इनकार वाले रवैये को देखकर बाय निंगबिंग उल्टे और भी जिद करने लगी कि उसे मेरी भरपाई करनी ही है। मैं उसकी जिद के आगे टिक नहीं पाया, इसलिए मुझे हाँ कहना ही पड़ा। शाम को जब मैं कपड़े बदलकर बस निकलने ही वाला था कि अचानक छिन हाओ का मैसेज आया। अफान, क्या तुमने अपनी गर्लफ्रेंड को नौकरी छोड़ने के बारे में नहीं बताया? वो अभी अभी तुम्हें ढूंढने आई थी, अब वो बहुत गुस्से में लग रही है। मैं मैसेज पूरा पढ़ भी नहीं पाया था कि बाय निंगबिंग का फोन आ गया। स्क्रीन पर चमकते नाम को देखकर मेरी आंखों में एक गंभीर भाव आ गया। कुछ पल झिझकने के बाद मैंने फोन उठा ही लिया। फोन पर से बाय निंगबिंग की गुस्से से भरी आवाज आई, तुम्हारे सहकर्मी ने मुझे बताया कि तुमने नौकरी छोड़ दी है।
शादी करने के लिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि समझाने के लिए क्या बहाना बनाऊं, लेकिन बाई निंगबिंग ने ठंडी आवाज में मुझे डांटना जारी रखा। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। तब मुझे समझ आया कि बाई निंगबिंग को लगा कि मैं उस पर शादी के लिए दबाव बना रही हूँ। कोई ताज्जुब नहीं कि उसे इतना गुस्सा आ रहा था। मैंने सबसे उसे समझाने की कोशिश की। मैंने अपने सहकर्मियों से बस कुछ मजाक किया था। शायद उन्होंने इसे सच मान लिया। नौकरी इसलिए छोड़ी क्योंकि मैं हाल ही में थोड़ी थक गई थी और थोड़ा आराम करना चाहती थी। ये सुनने के बाद मेरे कानों में आ रही आवाज आखिरकार सामान्य हुई। आगे से ऐसा मजाक मत करना। मैंने धीमी आवाज में हामी भर दी। फिर मैंने सुना कि बाई निंगबिंग पूछ रहा है कि मैं कहाँ हूँ, क्या उसे आना चाहिए। मैं उसे पता बताने ही वाली थी कि अचानक मुझे एक बहुत ही धीमी हंसी सुनाई दी, बिल्कुल शेन हाओयू की तरह। जो शब्द मेरे मुंह में कुछ देर तक घूमते रहे वे नहीं, रहने दो में बदल गए। फोन जल्दी से काट दिया गया। धीरे धीरे काली होती स्क्रीन को देखते हुए मेरे होठों पर एक आत्म उपहास वाली मुस्कान आ गई। अगर वो सच में मेरे पास आना चाहता तो फोन इतनी जल्दी क्यों काट देता। वो तो बस रस्म अदायगी के लिए पूछ रहा था। मैं इसे सच कैसे मान बैठी। मैंने एक टैक्सी रोकी और तय किए हुए रेस्टोरेंट पहुंची। वेटर ने नाम सुनने के बाद मुझे सीधे रूफटॉप रेस्टोरेंट में ले गया। मैंने प्राइवेट रूम का दरवाजा खोला तो देखा कि मेज खाने से भरी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। मेरे चेहरे पर उलझन देखकर वेटर ने बड़ी विनम्रता से समझाया, मिस बाई ने 10 मिनट पहले फोन करके खाना ऑर्डर किया था और कहा था कि आप पहले खाना शुरू कर दे। उन्हें कुछ जरूरी काम है, शायद आने में थोड़ी देर हो जाएगी। अभी अभी हुए फोन कॉल को याद करके मेरे चेहरे पर सब कुछ समझ जाने वाले भाव आ गए। जरूरी काम, शायद फिर से शेन हाओयू के साथ रहने गया होगा। वैसे ये झूठ भी नहीं था। आखिरकार उसके लिए जब तक वो अपने प्यारे के साथ है, तिल जितनी छोटी बात भी जरूरी काम बन जाती है। मैंने इस पर ज्यादा सोचा नहीं और सीधे कमरे में चली गई। वेटर ने बड़ी फुर्ती से मेरे लिए बर्तन खोले और एक एक करके व्यंजनों के बारे में बताने लगा। मेज पर भरे सी फूड को देखकर मैंने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। यूरोप में उन सालों के दौरान मुझे वेस्टर्न खाना पसंद नहीं आया था। मैं अक्सर सी फूड खाती थी और उससे ऊब गई थी। देश वापस आने के बाद भी मुझे अभी भी इसकी आदत नहीं है। अगर पहले मैं उसके साथ खाना खा रही होती तो इन व्यंजनों को देखकर मैं शायद उसकी खातिर मान जाती, लेकिन अब मैं खुद को और तकलीफ नहीं देना चाहती थी। मैंने हाथ हिलाकर वेटर से यह पूरी मेज हटाने के लिए कहा। वेटर ने कहा, मिस बाई पहले ही बिल दे चुकी हैं। ये बहुत महंगा है, क्या आप वाकई नहीं खाना चाहती? अगर सब कुछ हटा दिया गया तो हमारा रेस्टोरेंट पैसे वापस नहीं करेगा। मैंने अपनी भौहें चढ़ाई और अपने बैग से एक कार्ड निकालकर उसे दे दिया। मुझे पता है, पहले इसे हटाओ और नए व्यंजन लगाओ। इस कार्ड से पैसे ले लेना। चिंता मत करो, मैं इसका खर्च उठा सकती हूँ। खाना खत्म होने तक बाई निंगबिंग नहीं आया। मुझे अब उसका इंतजार करने का मन नहीं था। पैसे चुकाकर मैं घर चली गई। मैं आधे रास्ते में ही थी कि कुछ मैसेज आए। आफान, क्या तुम आज रात कहीं और रह सकती हो? पुराना घर रहने लायक नहीं है। मैंने उसे साफ नहीं किया है और वहाँ काफी ठंड भी होगी। मुझे लगता है कि उसका पेट थोड़ा खराब है। उसकी देखभाल के लिए किसी का होना जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि वो एक रात के लिए यहाँ रुक जाए। क्या ये ठीक है? एक तरफ तो शेन हाओयू की देखभाल करनी है और दूसरी तरफ डर है कि उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चल जाएगा। सच में कितनी दिलचस्प बात है। मॉडल, इस बार मेरा बाई निंगबिंग के साथ नाटक करने का कोई मन नहीं था। मैंने उससे सीधे सीधे पूछा, क्या वो तुम्हारा दोस्त नहीं है? हमारे रिश्ते को छिपाना इतना जरूरी क्यों है और तुम इसे कब तक छिपाना चाहते हो? मैसेज भेजने के काफी देर बाद मुझे जवाब मिला। बाई निंगबिंग ने कोई सफाई नहीं दी, बस एक तारीख लिखकर भेजी, 18 जनवरी। अगर यह पहले होता तो मुझे बिल्कुल पता नहीं होता कि उसने यही दिन क्यों चुना। लेकिन अब मैं साफ साफ जानता हूँ, 18 तारीख को शेन हाओयू का जन्मदिन है। अगर उस दिन शेन हाओयू ने अपना वादा निभाया और उसके साथ आ गया तो शायद वो बिना सोचे समझे मुझसे ब्रेकअप कर लेगा। और अगर उस दिन शेन हाओयू ने उसे हाँ नहीं कहा तो वो अपना मन मार कर मुझसे शादी के लिए पूछेगा, मेरे दिल की बात जानने के लिए बस परखने वाले अंदाज में। अगर उसे वहाँ से ना मिली तो संभालने के लिए मैं तो था ही उसका असली बॉयफ्रेंड। और बात को मजाक में भी टाल सकता है, चाहे आगे बढ़ना हो या पीछे हटना। उसके पास हर चीज का एक परफेक्ट समाधान था।
मुझे तो उस पर थोड़ी तारीफ भी आ रही थी। बस अफसोस की बात यह है कि मैं अब उसके रिश्ते में एक सटिपनी बनकर नहीं रहना चाहता। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया और सीधे अपना फोन बंद कर दिया। फिर मैं एक होटल में चला गया और सोने से पहले थोड़ी शराब पी ली। मैं दोपहर तक सोता रहा। जब उठा तो वक्त देखना चाहता था। फोन ऑन करते ही दर्जनों नए मैसेज आ गए। उनमें से ज्यादातर बाई निंगबिंग ने भेजे थे। कुछ मैसेज उसकी सहेलियों के थे। अरे तुम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे? डराओ मत यार, बिंग बिंग पागलों की तरह पूरी रात तुम्हें ढूंढता रहा। इन इल्जामों से भरे मैसेज को देखकर मैं बस बेरुखी से हंस दिया। फोन बंद करके सो जाना क्या किसी को डराना होता है? वैसे भी उनमें से कौन नहीं जानता कि शेन हाओयू बाई निंगबिंग के दिल का टुकड़ा है। उसे मेरे जीने मरने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं यही सब सोच रहा था कि बाई निंगबिंग का फोन आ गया। उसका लहजा कुछ ठीक नहीं था। अफान, हाओयू बस एक रात के लिए रुकने आया था। तुम्हें इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? भले ही तुम खुश नहीं हो, तुम्हें अपनी नाराजगी इस तरह नहीं दिखानी चाहिए थी। मेरा अब और कुछ समझाने का मन नहीं था, इसलिए मैंने एक बहाना बना दिया। कोई नाराजगी नहीं है, बस फोन की बैटरी खत्म हो गई थी, इसलिए वो अपने आप बंद हो गया। अगर यह पहले होता तो बाई निंगबिंग शायद मेरी बात पर यकीन कर लेता। पता नहीं आज क्यों उसे अचानक शक हो गया और उसने पलटकर सवाल किया, तो फिर ऐसा क्यों है कि पहले तुमसे कभी भी बात हो जाती थी, लेकिन ठीक कल रात ही तुम्हारा फोन बंद था? उसका ये सवाल सुनकर मैं एक पल के लिए चौंक गया और मुझे कई पुरानी बातें याद आ गईं। कुछ साल पहले एक देर रात को बाई निंगबिंग के पेट में अचानक दर्द हुआ। वो अपने सेक्रेटरी को फोन कर रहा था, लेकिन गलती से मुझे फोन लग गया। ये सुनते ही मैं तुरंत उठा और उसे दवाई देने चला गया। पिछले साल वो काम से विदेश गया था। वहाँ 7-8 घंटे का टाइम डिफरेंस था। बाई निंगबिंग को याद नहीं रहा कि मेरे यहाँ क्या समय हो रहा है। उसने सुबह के 3-4 बजे फोन करके मुझसे एक फाइल के बारे में पूछा। मैंने अपनी नींद पर काबू पाया, उठा और मॉनिटर चालू करके उसकी मदद की। 3 महीने पहले मेरा अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था। मैं अभी अभी ऑपरेशन टेबल से उतरा ही था। बेहोशी की दवा का असर भी खत्म नहीं हुआ था। उसका मैसेज आया कि उसे मिल्क टी पीनी है। फिर भी मैंने एक नर्स से कहकर उसके लिए मंगवा दी। एक एक करके ये सारी घटनाएं इस बात का सबूत थी कि मैं उससे कितनी शिद्दत से प्यार करता था। बस अफसोस की बात यह है कि चाहे मैंने कितना भी कुछ किया, वो भी नहीं देख सकता। ये सोचकर मेरे लहजे में न चाहते हुए भी थोड़ी खुद की हंसी आ गई। बस डर था कि जब तुम्हें मेरी जरूरत हो, मैं वहाँ न हूँ। कल तुम्हें मेरी जरूरत नहीं रही होगी। मेरा ये अजीब लहजा सुनकर बाई निंगबिंग अंदर से थोड़ा हिल गया। 7 साल साथ रहने के दौरान मैं हर बात में उसकी मानता था, उसकी बहुत सुनता था। हम दोनों ने कभी झगड़ा नहीं किया, नहीं कभी एक दूसरे पर गुस्सा हुए। बहुत सी बातें वो समझाना नहीं चाहता था और मैंने भी कभी उससे जबरदस्ती नहीं पूछा। अगर कभी कभी मैं थोड़ा नाराज हो भी जाता तो थोड़ा मनाने पर मान जाता था। आम दिनों में रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर डिनर डेट तक मैं हर तरह से उसका ख्याल रखता था। अपने दिल से पूछने पर बाई निंगबिंग को मानना पड़ा कि मैं एक लगभग परफेक्ट बॉयफ्रेंड था। मेरे पुराने अच्छे बर्ताव को याद करके उसका लहजा अपने आप थोड़ा नर्म हो गया। मुझे पता है अभी मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान था, इसलिए मैंने गुस्से में बात की। माफ करना अफान, तुम अभी कहाँ हो? मैं इस वक्त उससे मिलना नहीं चाहता था, इसलिए बस कह दिया कोई जरूरत नहीं है और टैक्सी लेकर वापस आ गया। घर पहुंचते ही नौकरानी ने मुझे बताया कि बाई निंगबिंग अभी अभी बाहर गया है। अंदाजा लगाने की भी जरूरत नहीं थी। मुझे पता था ज्यादातर उसे फिर से शेन हाओयू ने बुला लिया होगा। हवा में मर्दों वाले परफ्यूम की महक बाकी थी। मैंने उससे नहीं पूछा कि वो कहाँ गया था। मैंने धीरे से नौकरानी को खिड़कियां खोलने के लिए कहा ताकि थोड़ी ताज़ी हवा आ सके। अगले आधे महीने तक जैसे वो मुझे भूल ही गया हो। एक भी फोन नहीं किया, एक भी मैसेज का जवाब नहीं। शेन हाओयू के सोशल मीडिया फीड के जरिए मुझे उसकी हर हरकत का साफ पता चल रहा था, पर मैं उससे पूछना नहीं चाहता था कि वो कहाँ जा रहा है, और नहीं मैं ये जानना चाहता था कि उसके मन में क्या चल रहा है। मेरे लिए तो अब हर दिन बस एक उल्टी गिनती थी। मेरे पास ऐसे इंसान के लिए कोई मूड नहीं था जिसे अलविदा कहना तय था, जिस पर मैं और कोई ध्यान दूं। नए साल की शाम को आसमान से बर्फ गिर रही थी। मेरा मूड अच्छा था। मैंने पूरी रात बड़ी खिड़की के सामने बैठकर फिल्में देखी। सुबह सुबह
खिड़की के बाहर आतिशबाजी की तेज आवाज हो रही थी। मैं थोड़ा थक गया था। मैं आराम कुर्सी पर लेटकर अपना सोशल मीडिया फीड देख रहा था। दरवाजे पर, जहां पूरी रात शांति थी, अचानक कदमों की आहट सुनाई दी। मैंने कुर्सी का सहारा लेकर उठकर बैठा और देखा कि बहुत ज्यादा नशे में धुत बाई निंगबिंग वापस आ गया है। वो लड़खड़ाते हुए अंदर आया। उसने हाथ में पकड़े बहुत सारे बैग सोफे पर फेंक दिए और फिर मेरे सामने एक एक करके उन्हें खोलने लगा। ये 2 स्कार्फ हैं जो मैंने अभी खरीदे हैं। बाहर इतनी बर्फ पड़ रही है। अफान, तुम्हें ठंड लग रही है क्या? जियान फान, ये मैंने कुछ दिन पहले खरीदा था। एक रोलेक्स, तुम्हारे नए साल का तोहफा। देखो, पसंद आया? ये कहते कहते बाई निंगबिंग ने अपने हाथ में पकड़े तोहफे सारे के सारे मेरे ऊपर लाद दिए। मुझे गर्मी लगी तो मैंने स्कार्फ खोल दिया। फिर वो मेरा हाथ पकड़कर माफी मांगने लगा। माफ करना, मैं इन कुछ दिनों में बहुत बिजी था। तुम्हें देखने वापस आने का समय नहीं मिला। क्या तुम मुझसे फिर से नाराज हो? और पिछली बार मुझे तुम्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। जियांग फान, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? हम आगे से अच्छे से रहेंगे। ये कहते हुए बाई निंगबिंग और करीब आ गया, मुझे चूमने की कोशिश करने लगा। मैं उसके ऊपर से शराब की बदबू बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उसे फिर से क्या हो गया है। बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर उसे बेडरूम में ले गया। उसके सो जाने के बाद मैंने लिविंग रूम में बिखरे हुए बैग्स को समेटा। फिर मैंने अपना फोन उठाया। दोस्तों के प्यार भरे मैसेज एक के बाद एक आ रहे थे। उनमें से शेन हाउ यू के पोस्ट ने मेरा ध्यान सबसे ज्यादा खींचा। उसने 9 तस्वीरों वाला एक पोस्ट डाला था। कैप्शन भी बहुत दिलचस्प था। पहली बर्फबारी किसी नए और सही इंसान से मिलने के लिए होती है। इसे देखकर मेरे मन के सारे शक दूर हो गए। कोई ताज्जुब नहीं कि बाई निंगबिंग अचानक नशे में घर आया और मुझसे अच्छे से पेश आने लगा। पता चला कि जिसे वो पसंद करता है उसे नया प्यार मिल गया है। अगर ऐसा नहीं होता तो उसे मुझ जैसे पुराने इंसान की याद कैसे आती? मेरी आंखों में एक व्यंग्य भरी चमक आ गई। मैंने हाथ उठाकर अपनी कलाई से घड़ी खोली और उसे मेज पर फेंक दिया। अगले कुछ दिनों तक बाई निंगबिंग एक बिल्कुल बदले हुए इंसान की तरह था। वो कहीं नहीं गया, बस घर पर ही रहा। कहता था कि वो मेरे साथ रहना चाहता है। मेरा पेट खराब था तो वो चुपचाप मेरे पास बैठा रहा, मेरे लिए दलिया बनाया। जब मैं किसी ट्रैवल ऐड को कुछ ज्यादा देर तक देख लेती तो वो नए साल के बाद मुझे घुमाने ले जाने की प्लानिंग करने लगता। शायद दिल टूटने की वजह से इस बार वो पहले से भी ज्यादा मेरा ख्याल रख रहा था। लेकिन अब मैं उसकी बातों में आने वाली नहीं थी। मैं चुपचाप बाई निंगबिंग को देखती रही। एक अच्छी गर्लफ्रेंड का किरदार निभा रही थी। उसे अपनी कुछ बातों पर इधर उधर भागते हुए देख रही थी। मेरे दिल में जरा भी अफसोस नहीं था। यह आखिरी कुछ समय था। वो जो कुछ भी कर रहा था उसे मैं अतीत का कर्ज चुकाना मान रही थी। ऐसा सोचकर मेरे मन का बोझ और भी हल्का हो गया। बर्फबारी रुकने के बाद माँ ने कुछ सूट्स के डिजाइन भेजे। उन्होंने पूछा कि मुझे कौन सा पसंद है। मैं फोन पर एक एक करके तस्वीरें बड़ी करके देख रही थी। कपड़ों की डिटेल देखते हुए शायद मैं कुछ ज्यादा ही खो गई थी। जब बाई निंगबिंग दबे पांव मेरे पास आया तो मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। जब तक उसने मेरा फोन नहीं छीन लिया तब तक मैंने मुड़कर नहीं देखा और मैंने देखा कि बाई निंगबिंग का चेहरा एकदम से उतर गया था। जो शिन, दूल्हे का सूट? तुम दूल्हे का सूट क्यों देख रही हो? मैंने बिना पलक झपकाए तुरंत झूठ बोल दिया। मैंने तुम्हें पिछली बार बताया तो था, मेरी एक दोस्त की जल्द ही शादी होने वाली है। उसकी शादी की ड्रेस में कुछ दिक्कत आ गई है तो वो नई ड्रेस देख रही है। उसने मुझसे मदद करने के लिए कहा। मेरे चेहरे पर कोई अजीब भाव न देखकर बाई निंगबिंग ने धीरे धीरे अपना शक दूर किया और मुझे फोन वापस दे दिया। बातों बातों में उसने पूछा, मैं तो भूल ही गया, शादी किस तारीख को है? शिन, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चलो चलते हैं। उसके गंभीर चेहरे को देखकर मेरे चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा भाव आया। 19 जनवरी को, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? ये तारीख सुनकर बाई निंगबिंग थोड़ा चौंक गया। मैं उसे घूरती रही। मैं सब्र के साथ उसके जवाब का इंतजार करती रही। काफी देर तक खामोशी छाई रही। फिर उसने मुझसे बात टालने के लिए एक जबरदस्ती की मुस्कान दी। उस वक्त देखेंगे। उस सवाल के बाद से बाई निंगबिंग फिर से उदासी में डूब गया। वो दिन भर सपनों में खोया रहता, बहुत परेशान सा। शादी का बहाना होने की वजह से मैं उससे कुछ छिपा नहीं रही थी। मैं उसके सामने ही अपना सामान पैक करने लगी। ग्रेजुएशन के बाद से मैं इस नदी किनारे वाले अपार्टमेंट में आई थी। 6 साल हो गए थे।
मेरा सामान कमरे में भरा पड़ा था। मैंने सिर्फ अपना खरीदा हुआ सामान ही बक्से में रखा, उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं लिया। वैसे भी जिंगबी वापस जाकर वो मेरा अपना इलाका होगा, जो भी कमी होगी मैं खरीद लूंगी, तो ये सारा सामान यहीं छोड़ देती हूँ। कभी कभी जब बाई निंगबिंग थोड़ा संभलता, वो मेरे सूटकेस को देखता, अंदर का सामान देखने के बाद भी कभी एक सवाल नहीं पूछता था। मैं जानती थी कि वो इस समय पूरे दिल से शेन हाओयू के जन्मदिन की पार्टी के इनविटेशन का इंतजार कर रहा है। उसका इस बात पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं जाता कि मैंने चुपके से अपनी बहुत सारी निजी चीजें फेंक दी हैं। जब तक पहले की वो कपल वाली चीजें, जिन्हें मैं कभी बहुत कीमती समझती थी, अपनी जगह पर रखी हुई हैं, तब तक उसे जरा भी शक नहीं होगा कि इस बार जाने के बाद मैं कभी वापस नहीं आऊंगी। आखिरकार उसकी नजरों में मैं उससे इतना प्यार करती थी कि उसके लिए अपनी जान भी दे सकती थी। तो उसे भला ये शक कैसे हो सकता है कि मैं सच में उसे छोड़कर जा रही हूँ? चीजों से मोह खत्म करने वाली सोच के साथ मैंने बड़ी आसानी से अपना सामान पैक कर लिया। 18 जनवरी का दिन था और मौसम बहुत उदास था। ऐसा लग रहा था जैसे बारिश होने वाली है। बाई निंगबिंग बहुत सुबह उठ गया। वो सोफे पर बैठकर लगातार अपने फोन को घूर रहा था। मैं थोड़ी देर से उठी और डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रही थी। आया ने आसमान की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर बाई, लगता है बारिश होने वाली है, क्या हमें एयरपोर्ट के लिए जल्दी निकलना चाहिए? ये सुनकर बाई निंगबिंग ने सिर उठाया और अनजाने में पूछ लिया, एयरपोर्ट किस लिए? कल मुझे एक शादी में जाना है। तुमने कहा था कि तुम इस बारे में सोचोगे, क्या अब तुमने सोच लिया है? मैंने यूं ही समझाते हुए कहा। मैं खामोशी से बाई निंगबिंग को देखती रही। वो कुछ सेकंड के लिए चुप रहा। आखिर में उसने कहा, बहुत दूर है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ देता हूँ। मैं इस जवाब से हैरान नहीं थी। मैंने टोस्ट का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और फिर अपना सामान लेने के लिए बेडरूम में चली गई। बाई निंगबिंग ने जैसे ही अपनी सीट बेल्ट बांधी, उसका फोन अचानक बज उठा। बाई निंगबिंग ने जल्दी से उसे खोला। अगले ही पल उसकी हमेशा से शांत रहने वाली आंखों में एक ऐसी खुशी दिखाई दी जिसे वो और नहीं छिपा सकता था। उसने अपना फोन नीचे रखा और सीधे अपनी सीट बेल्ट खोलकर गाड़ी का दरवाजा खोल दिया। गाड़ी से उतरने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो क्या करने जा रहा है। उसने जल्दी से झुककर मुझे समझाया, झांग फान, कंपनी में अचानक कुछ काम आ गया है, मुझे पहले उसे निपटाना होगा। मैं ड्राइवर से कहता हूँ कि वो तुम्हें एयरपोर्ट छोड़ दे। इतने सालों से साथ रहने के बाद बाई निंगबिंग की घबराई हुई नजरों से मैं आसानी से समझ सकती थी कि वो झूठ बोल रहा है, लेकिन मैंने उसका झूठ पकड़ा नहीं, बस धीरे से सिर हिला दिया। ड्राइवर का इंतजार करते हुए मैंने अपना सोशल मीडिया खोला और जैसा सोचा था, मुझे शेन हाओयू की बर्थडे पार्टी की शेयर की हुई तस्वीरें दिखी। उसके पास वो खूबसूरत लड़की अब नहीं थी। लगता है उनका फिर से ब्रेकअप हो गया है। इसका मतलब ये भी है कि शेन हाओयू ने जो सालों पहले कहा था कि अगर 28 साल की उम्र तक उसकी शादी नहीं हुई तो वो बाई निंगबिंग के साथ रहेगा, उस वादे के पूरे होने की उम्मीद अब फिर से जाग गई थी। तभी वो इतना खुश था। जब ड्राइवर आया, बाई निंगबिंग भी एक सफेद रंग का इवनिंग सूट पहन चुका था और पूरे जोश के साथ बगल में खड़ी स्पोर्ट्स कार में बैठ गया। उसने गाड़ी का शीशा नीचे किया और मेरी तरफ हाथ हिलाया। तुम वापस कब आओगी? मैं मुस्कुरा दी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। बाई निंगबिंग ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया। वो तेजी से अपनी स्पोर्ट्स कार चलाकर चला गया। मैं पैसेंजर सीट पर बैठी थी। जब तक वो स्पोर्ट्स कार आंखों से ओझल नहीं हो गई, मैं उसे देखती रही। फिर धीरे से ड्राइवर से कहा, चलिए। आसमान से हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी, जिससे गाड़ी की खिड़की गीली हो गई। शीशा धुंधला हो गया और बाहर कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, और मैं देखना भी नहीं चाहती थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन में चुपचाप कहा, अलविदा, फिर कभी नहीं मिलेंगे। बोर्डिंग से पहले मेरे पास पापा का फोन आया। अफान, तुम कितने बजे पहुंचोगे? मैं ड्राइवर को तुम्हें लेने भेज दूंगा। मैं भी जल्दी घर जाना चाहता था, इसलिए मैंने मना नहीं किया। कल रात मैं ठीक से सो नहीं पाया था। प्लेन में चढ़ते ही मुझे नींद आने लगी। 2 घंटे से ज्यादा की फ्लाइट में मैं बस सोता ही रहा। जिंगबी में लैंड करने के बाद मैंने अपनी टोपी और चश्मा पहन लिया। जैसे ही मैं अराइवल गेट से बाहर निकला, किसी ने मुझे रोक लिया। जियांग फान, ये साफ आवाज सुनकर मैंने नींद में ही सिर हिला दिया। अंकल गाओ ने मुझे आपको पिक करने के लिए भेजा है। मैंने अपनी आंखें सिकोड़कर लियू रुयान पर एक नजर डाली। मैंने सोचा कि यही ड्राइवर होगी, पर यह इतनी सुंदर लड़की कैसे हो सकती है। गाड़ी में बैठते ही मैं खिड़की से टिककर फिर से सो गया। जब मैं जागा
मैंने खिड़की के बाहर एक अनजान विला देखा और मेरी आवाज में गहरा शक था। ये कहाँ है? यह मेरा घर तो नहीं है, है ना? मेरा ये रिएक्शन देखकर लियू रुयान धीरे से मुस्कुराई। आज तो नहीं है, लेकिन कल हो जाएगा। साफ साफ कहूँ तो ये शादी का घर है। शादी का घर? ये जानकर मैं वहीं जम गया। मेरी नींद पूरी तरह से उड़ गई। मैंने अपनी टोपी और चश्मा उतारा और लियू रुयान को देखने के लिए नीचे देखा और मेरी नजरें सीधे उसकी मुस्कुराती आंखों से जा मिली। मेरी आंखों में हैरानी देखकर लियू रुयान भी वजह समझ गई। उसने खुद ही मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अरे, मैं अपना परिचय देना तो भूल ही गई। मिस्टर चियांग, मैं लियू रुयान हूँ। मैंने बड़ी मुश्किल से एक अजीब सी मुस्कान दी और जल्दी से अपना हाथ बढ़ाकर लियू रुयान से मिलाया। मेरी आवाज में घबराहट थी। माफ करना, मैं अभी अभी नींद से जागा था तो पहचान नहीं पाया। मैं जियांग फान हूँ। लियू रुयान मुस्कुराई। उसकी आवाज बहुत खुशमिजाज थी। कोई बात नहीं, इसे दिल पर मत लो। हमारे पास आगे बहुत समय है एक दूसरे को धीरे धीरे जानने के लिए। इस बीच दूसरी तरफ बाई निंग बिंग एक प्राइवेट रूम के सामने सिर झुकाए अपनी स्कर्ट ठीक कर रही थी। हर एक सिलवट को ध्यान से सीधा कर रही थी। उसका फोन कुछ बार वाइब्रेट हुआ। उसने उसे निकाल कर देखा। ये ड्राइवर का मैसेज था जिसमें लिखा था कि मिस्टर जियांग प्लेन में बैठ चुके हैं। काफी देर तक झिझकने के बाद उसने फिर भी एक मैसेज भेजा। जब पहुंच जाओ तो बता देना कि तुम ठीक हो, अपना मूड ठीक करके। निंग बिंग ने एक गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। उसकी नजरें कमरे के बीचों बीच उस इंसान पर टिक गईं, जिसके बारे में वो हमेशा सपने देखती थी। उसका दिल अनजाने में ही जोर जोर से धड़कने लगा और वो तेजी से आगे बढ़ गई। कुछ लोगों के पीछे से उसने पास खड़े कुछ लड़कों को सुना, जो शायद किसी बात पर मजाक कर रहे थे। हाउ यू? आज तो तुम्हें उसे हम सबको दिखाना ही पड़ेगा। इतने समय से छिपा कर रखा है। जल्दबाजी किस बात की? रुको, जब वो विश मांगेगा तो तुम लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। विश? ये सुनकर निंग बिंग को 1 महीने पहले की बात याद आ गई, जो उसके अपने जन्मदिन की पार्टी में हुआ था। अचानक उसकी आंखों में एक उम्मीद जाग उठी। लगता है 16 साल की उम्र में मजाक में कही गई बात क्या आज सच होने वाली है? कुछ घंटों तक बाई निंग बिंग के दिमाग में बस यही बात घूमती रही। उसने घबराहट में कई घूंट शराब पी, जब तक केक लाया गया। उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। बाई निंग बिंग की कुछ अच्छी सहेलियां उसके चारों ओर इकट्ठा हो गईं। उनकी आंखों में एक राज भरी खुशी थी। बिंग बिंग, तुम्हारा सपना सच होने वाला है। कैसा लग रहा है? बाई निंग बिंग ने सिर झुका लिया, मुस्कुराते हुए। बिना कुछ कहे तांग ज्ञान भी बस मजा देख रही थी। अचानक उसे एक बात याद आई। उसने अपना हाथ उठाकर बाई निंग बिंग के कंधे पर रख दिया। अगर वो बात बन गई तो जियांग फान का क्या होगा? शेन हाओयू की बर्थडे पार्टी में जियांग फान का नाम सुनकर बाई निंग बिंग की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसके दिल में थोड़ी शर्मिंदगी पैदा हो गई। उसकी सहेलियों ने जब उसका उतरा हुआ चेहरा देखा तो वे फौरन उसे दिलासा देने लगी। कोई बात नहीं, ब्रेकअप कर लो, अभी इसी वक्त ब्रेकअप कर लो। वैसे भी वो बस एक साधारण लड़का ही तो है, उससे पीछा छुड़ाना आसान है ना? अगर वो हंगामा करने आया तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। बिंग बिंग, तुम चिंता मत करो। बाई निंग बिंग ने अपना फोन निकाला और कुछ शब्द टाइप किए, लेकिन उसकी उंगली सेंड बटन पर आकर रुक गई। उसे हिचकिचाते हुए देखकर वे सब थोड़े बेचैन हो गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर बटन दबा दिया। स्क्रीन पर देखा, क्या तुम वहाँ हो? पहुंचकर मुझे बता देना। इसके ठीक नीचे एक नया मैसेज आया। हमारा ब्रेकअप हो गया। दोनों मैसेज के बीच 3 घंटे का फासला था। समय का हिसाब लगाएं तो मेरी फ्लाइट लैंड कर चुकी होगी। उसे यह मैसेज जल्द ही मिल जाना चाहिए, है ना? बाई निंग बिंग अभी सोच ही रही थी कि उसकी सहेलियां उसे खींचकर बीच में ले गईं। पूरे कमरे में जन्मदिन की शुभकामनाओं के गीत गूंज रहे थे और बाई निंग बिंग उम्मीद से देख रही थी। शेन हाओयू ने अपने दोनों हाथ जोड़े और पूरी श्रद्धा से एक इच्छा मांगी। उम्मीद है कि 28 साल के मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो और मैं अगले साल की इच्छा रुशु के साथ मांग सकूं। बाई निंग बिंग का चेहरा, जो एक पल पहले मुस्कुरा रहा था, अचानक बिल्कुल सफेद पड़ गया। कमरे में मौजूद दूसरे लोग भी हैरान रह गए। रुशु कौन है? सब लोग मिलो इससे। छेड़छाड़ और शोर शराबे के बीच शेन हाओयू का चेहरा थोड़ा शर्मा गया। यह मेरी नई गर्लफ्रेंड है। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, किसी ने बाहर से केबिन का दरवाजा खोल दिया। एक खूबसूरत चेहरे वाली लड़की धीरे धीरे अंदर आई और वहां मौजूद सभी लोगों को देखकर मुस्कुराई।
नमस्ते, मैं शेन हाओयू की गर्लफ्रेंड शिया रुशु हूँ। शेन हाओयू ने मुस्कुराते हुए अपनी नई गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा और दोस्तों के साथ अपने प्यार के छोटे छोटे पल बांटने लगा। बाई निंगबिंग एक कोने में बैठी अपनी सहेलियों के साथ एक के बाद एक जाम पी रही थी। पीते पीते वे सब नशे में धुत हो गए। तांग यान लड़खड़ाते हुए उठी और शेन हाओयू के सामने चली गई। सब लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और वो अपनी सबसे अच्छी दोस्त के लिए लड़ने जा रही थी। शेन हाओयू, क्या तुम वो वादा भूल गए जो तुमने उस साल बिंगबिंग से किया था? ये सुनकर शिया रुशु के चेहरे पर भी जिज्ञासा की एक झलक दिखाई दी। वादा? कैसा वादा? शेन हाओयू का चेहरा तुरंत बहुत बिगड़ गया, लेकिन तांग यान ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उसे कोई परवाह नहीं थी। ये देखकर बाकी सहेलियां भी उसे सहारा देने के लिए आगे आ गईं। तुमने बिंगबिंग से वादा किया था कि 28 साल के होने पर तुम उसके साथ रहोगे। हम सबको याद है। क्या तुम धोखेबाज बनना चाहते हो? शिया रुशु का चेहरा, जो पहले मुस्कुरा रहा था, धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। उसने अपना सिर घुमाया और शेन हाओयू को गहरी नजर से देखा। सच में, नशे में किए गए मजाक को कोई कैसे सच मान सकता है? और वैसे भी मैंने तब कहा था जब मैं सिंगल था, लेकिन अब मेरी गर्लफ्रेंड है, तो यह वादा कैसे पूरा हो सकता है? उसका हर एक शब्द बाई निंगबिंग के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। उसने एक हाथ से अपने जोर से दुखते सीने को पकड़ा और दूसरे हाथ से सोफे का सहारा लेकर खड़ी हो गई। सबकी नजरों के सामने वह पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। हाँ, यह वादा पूरा नहीं हो सकता। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मेरा भी बॉयफ्रेंड है। मजाक तो मजाक होता है। कुछ बातों ने जिया रुक्सू के चेहरे पर फिर से मुस्कान ला दी। उसने सिर हिलाया और शेन हाओयू का हाथ पकड़ लिया। वो बाई निंगबिंग के सामने गई और ऐसा भाव बनाया जैसे कुछ हुआ ही न हो। लगता है ये सच में एक गलतफहमी थी। मैंने बहुत पहले सुना था कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। आज उसे साथ क्यों नहीं लाई? बाई निंगबिंग का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। फिर भी उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए जिया रुक्सू की नजरों का सामना किया। वो एक शादी में शामिल होने के लिए वापस गया है, उसके पास समय नहीं है। ये सुनकर जिया रुक्सू ने समझदारी से सिर हिलाया, लेकिन एक तरफ खड़े शेन हाओयू की आंखों में तेजी से एक नाराजगी की झलक दिखी। उसका लहजा अविश्वास से भरा था। बॉयफ्रेंड? कौन है वो? मुझे देश वापस आए इतना समय हो गया, मैंने तुम्हें कभी उसके बारे में बात करते क्यों नहीं सुना? शेन हाओयू का चेहरा दोबारा देखकर बाई निंगबिंग के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल पा रहा था। तांग यान जल्दी से उसे संभालने के लिए आगे बढ़ी। बाई निंगबिंग ने नफरत भरी नजरों से शेन हाओयू को देखा। उसके लहजे में तंज था। जियांग फान ही बिंगबिंग का बॉयफ्रेंड है। तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी का वही सबसे हैंडसम लड़का? हाँ, वही। शेन हाओयू, उसे उस रात की याद आ गई जब उसने मुस्कुराते हुए कहा था कि वे सिर्फ मामूली दोस्त हैं। उसे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने बिना सोचे समझे पलटकर सवाल किया, लेकिन उस दिन तो तुम दोनों ने कहा था कि तुम सिर्फ मामूली दोस्त हो। बस छोटी मोटी प्रेमी प्रेमिका की लड़ाई और नाराजगी है। शेन हाओयू, तुम इतने सारे रिश्तों में रह चुके हो, तुम्हें ये भी समझ नहीं आता? इस एक बात से शेन हाओयू का चेहरा गुस्से से कभी लाल तो कभी सफेद हो रहा था। उसने तांग यान की तरफ नजर उठाकर देखा। वो यह अपमान किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्योंकि मैंने बहुत कुछ देखा है, इसीलिए मैंने सोचा कि कुछ और सवाल पूछ लूं। जब तुम सब कह ही रही हो कि वो बॉयफ्रेंड है, तो क्यों ना मैं फोन करके पूछ लूं? ठीक है, मुझे भी मेरे नए जीजा जी से मिलने का मौका मिल जाएगा। बाई निंगबिंग और उसकी सहेलियों के चेहरे एक पल में उतर गए। उन सभी को एक साथ अभी अभी भेजे गए ब्रेकअप मैसेज की याद आ गई। बस उनके चेहरे देखकर ही उसने सीधे अपना फोन निकाला और मेरा वीचैट ढूंढा और एक वॉइस कॉल कर दिया। वे सभी लड़कियां जानती थी कि अब भांडा फूटने वाला है। वे फोन छीनने के लिए आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन जिया रुक्सू ने उसे बचा लिया। शेन हाओयू ने भी जो करना है सो करना है सोचकर सीधे वॉल्यूम को सबसे तेज कर दिया। उसने सबके सामने स्पीकर ऑन कर दिया। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। सिर्फ घंटी बजने की आवाज आ रही थी। बाई निंगबिंग ने अपने दोनों हाथ आस्तीनों में सिकोड़ लिए और कसकर मुठियां भींच ली। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना कर रही थी कि मैं ये कॉल न उठाऊं। प्रार्थना कर रही थी कि मैंने अभी तक वो मैसेज न देखा हो। पूरे 1 मिनट तक बजती घंटी के दौरान बाई निंगबिंग को लगा जैसे उसका दिल सीने से बाहर निकल आएगा। जब कॉल अपने आप कटने ही वाली थी और सभी की दिलचस्पी खत्म हो रही थी, कॉल उठ गया।
मिस्टर शेन, कोई काम है? बाय निंगबिंग का चेहरा तेजी से पीला पड़ गया। इसके बिल्कुल विपरीत शेन हाओयू का चेहरा था, जिस पर एक अजीब सी मुस्कान थी। कुछ खास नहीं, बस आज मेरा जन्मदिन है। मैंने सुना है कि तुम बिंगबिंग के बॉयफ्रेंड हो, तो सोचा तुम्हें यहाँ साथ में मस्ती करने के लिए बुला लूं। फोन पर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। बाय निंगबिंग इतनी घबरा गई थी कि उसकी सांसें लगभग थम सी गई थी। माफ करना, मैं अभी जिंगबेई में हूँ, शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। मेरा लहजा काफी सामान्य सुनकर बाय निंगबिंग ने अंदाजा लगाया कि मैंने शायद अभी तक वो मैसेज नहीं देखा है। उसने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन मेरी बातें यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक मतलब भरी और उसकी आवाज में मुस्कुराहट थी। ओह हाँ, वैसे मेरा और बाय निंगबिंग का ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर शेन, आप कोई गलतफहमी मत पालिएगा। शेन हाओयू थोड़ा हैरान था, लेकिन उससे ज्यादा वो दूसरों के दुख में खुश हो रहा था। ब्रेकअप हो गया? कब हुआ? अभी थोड़ी देर पहले ही, लगभग 10 मिनट पहले मुझे उसका ब्रेकअप का मैसेज मिला। आसपास खड़े होकर तमाशा देख रहे सभी लोगों के चेहरे पर एक ऐसा भाव था कि वो हंसना तो चाहते थे, पर हंसने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। शेन हाओयू के चेहरे पर ये भाव सबसे ज्यादा था। वो जोर से हंसा और जानबूझकर पंगा लेने वाली उन अमीरजादियों पर एक ठंडी नजर डाली। उसने धीमी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी बात उस तक पहुंचा दूंगा। मिस्टर जियांग को परेशान करने के लिए माफी, तो फिर आपको ही ये तकलीफ उठानी पड़ेगी। तुम्हें 28वें जन्मदिन की बधाई, और उम्मीद है कि सभी प्रेमियों को उनका प्यार मिल जाए। पता नहीं ये अनजाने में हुआ या जानबूझकर, पर जब मैंने अपनी शुभकामनाएं दी तो मैंने 28 साल इन शब्दों पर बहुत जोर दिया। मैं जैसे सबको ये बता रही थी कि मुझे अंदर की सारी बात पता है। वहाँ मौजूद किसी की भी कुछ पूछने की हिम्मत नहीं हुई। सब बस चुपचाप फोन करते हुए देखते रह गए। कमरे का माहौल पल भर में एकदम ठंडा पड़ गया। लगभग 5-6 मिनट तक पूरी तरह शांति छाई रही। आखिर में जिया रुशुए ने बीच बचाव करने की कोशिश की। उसने बाय निंगबिंग के साथ एक जाम पीकर इस मामले को हल्के में रफा दफा कर दिया। बाय निंगबिंग ने गिलास की आखिरी बूंद भी अपने मुंह में डालने के बाद जोर से गिलास पटका और अपनी कुछ सहेलियों के साथ बर्थडे पार्टी से चली गई। दरवाजे से निकलने से ठीक पहले बाय निंगबिंग ने धुंधला सा जिया रुशुए और किसी और की बातचीत के कुछ हिस्से सुने। हाओयू, क्या ये मिस्टर जियांग जिंगबेई से हैं? सुना तो है कि वहीं से हैं। क्या हुआ? कुछ नहीं। जिंगबेई, जियांग सरनेम कुछ जाना पहचाना लग रहा है। शायद मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। बैंक्वेट हॉल से बाहर निकलते ही उसकी सहेलियां उसे घेर कर खींचते हुए एक दूसरे प्राइवेट रूम में ले गईं। सब एक साथ उसे सांत्वना देने लगी। बिंग बिंग, शेन हाओयू जैसे आदमी से शादी न होना भी अच्छा ही है, वरना पिछले 7 सालों में उसकी जितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं, शादी में सिर्फ उनके लिए ही 10 टेबलें लगानी पड़ती। वो तो हर किसी पर मर मिटने वाला प्लेबॉय है। अगर सच में उससे शादी हो जाती तो पक्का कोई न कोई मुसीबत खड़ी हो जाती। तुम आफान के साथ ही खुश रहो। हाँ, आफान शेन हाओयू से किस बात में कम है? वो आज जरूर गुस्से में होगा, तभी उसने वो सब बातें कही। बिंग बिंग, तुम जाकर उसे अच्छे से मनाओ, उसे सब कुछ समझाना। वो तुम्हें कितना पसंद करता है, वो जरूर समझेगा। अपनी सहेलियों से हिम्मत मिलने पर बाय निंगबिंग का उदास मन थोड़ा शांत हुआ। उसने अपना फोन निकाला और मेरा नंबर ढूंढा। उसने बहुत सोच समझकर एक मैसेज लिखा और भेज दिया। आफान, मैं अभी सबके साथ एक गेम हार गई। सजा ये थी कि मुझे अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहना था और फिर किसी और से फोन करवाकर तुम्हारा रिएक्शन देखना था। तुम उसे सच मत समझना। तुम जिंगबेई कब पहुँचे? होटल में चेक इन कर लिया या फिर शादी की तैयारियों में बिजी हो? कल वापस आ रहे हो या परसों? मैं तुम्हें लेने आ जाऊं, ठीक है? मैसेज भेजे हुए काफी देर हो गई, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बाय निंगबिंग की आंखें स्क्रीन पर गड़ी हुई थीं और उसका दिल बेचैनी से घबरा रहा था। उसकी सहेलियों ने एक दूसरे को देखा और जल्दी से उसका ध्यान भटकाने का तरीका सोचने लगी। अरे, शादी का मामला है, वो यकीनन इतना बिजी होगा कि फुर्सत ही नहीं मिल रही होगी। बिंग बिंग, तुम ज्यादा मत सोचो। जैसे ही जियांग फान को फुर्सत मिलेगी, वो तुम्हें जवाब दे देगा। और अगर वो सच में नाराज है तो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, हम कल तुम्हारे साथ जिंगबेई चलेंगे और खुद जाकर माफी मांग लेंगे। जिस वक्त निंगबिंग का मैसेज मिला, मैं कमरे में लियू रुयान के साथ शादी का जोड़ा ट्राई कर रहा था कि मैंने मैसेज खोला। पहली लाइन पढ़ते ही मुझे हंसी आ गई। वाह,
मौके पर ऐसा बहाना भी कोई बना सकता है। दिमाग तो बहुत तेज चलता है, पर अफसोस कि अब मैं उसकी एक भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। मैं तो सोच भी सकता हूँ कि जब निंग बिंग को शेन हाओयू ने सबके सामने मना कर दिया होगा, तो अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने ये सब किया होगा। और उस अजीब से फोन कॉल के बारे में सोचूं तो हो सकता है वहाँ और भी मजेदार कुछ हुआ हो। उस पल मुझे अचानक थोड़ा अफसोस हुआ कि मैं वो नज़ारा अपनी आंखों से नहीं देख पाया। मैंने धीरे से एक आह भरी। मेरे लहंगे का घेर ठीक कर रही लियू रुयान ने आवाज सुनकर सिर उठाया। क्या हुआ? ये शादी का जोड़ा अच्छा नहीं है क्या? तो मैं नया मंगवा लेती हूँ। नहीं, जरूरत नहीं है। बस शादी के चक्कर में एक मजेदार तमाशा देखने से रह गया, उसी का थोड़ा अफसोस है। तमाशा? कैसा तमाशा? क्या आप मुझे बता सकते हैं? मैं बताना तो चाहता था, लेकिन मुझे पता था कि अपनी मंगेतर के सामने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात करना ठीक नहीं होगा, इसलिए मैंने बात बदलने की सोची। अरे, शंघाई में मेरे कुछ पुराने दोस्तों की बर्थडे पार्टी थी, उसी में कुछ गड़बड़ हो गई। कोई बड़ी बात नहीं है, हम अभी अपनी शादी पर ध्यान देते हैं। जब उसने देखा कि मैं ज्यादा बताना नहीं चाहता, तो लियू रुयान ने भी दोबारा पूछना ठीक नहीं समझा। वो लिविंग रूम से कुछ मिठाइयाँ ले आई। क्या आपको भूख लगी है? पहले ये थोड़ा सा खा लीजिए, जब काम खत्म हो जाएगा तो मैं आपके साथ बाहर खाने चलूंगी। आपका कुछ खाने का मन है? मुझे सच में थोड़ी भूख लगी थी। मैंने लियू रुयान से पूछा कि उसका कुछ खाने का मन है या नहीं, और एक एक करके सब नोट कर लिया। फिर मैं इंतजाम करने के लिए बाहर चला गया। मैं एक तरफ खाना ऑर्डर कर रहा था और दूसरी तरफ गहरी सोच में डूबा हुआ था। जो जानकारी मैंने अभी अभी जुटाई थी, उसके मुताबिक लियू रुयान बीजिंग के लियू ग्रुप की तीसरी बेटी है और मुझसे 2 साल छोटी है। उसकी एक बहन उससे 2 साल बड़ी है और दूसरी बहन उससे 5 साल बड़ी है। वो इस समय लियू ग्रुप की वाइस प्रेसिडेंट है। उसकी परवरिश भी बड़ी बहन ने ही की है, इसलिए वो बहुत संस्कारी और शालीन है। इन कुछ सालों में जियांग और लियू परिवार के बीच काफी आना जाना बढ़ा है। जियांग परिवार ने भी काफी जांच पड़ताल और पूछताछ करने के बाद ही इस रिश्ते का प्रस्ताव रखा था। मां के मुताबिक लियू रुयान ने सिर्फ मेरी एक तस्वीर देखी और तुरंत हाँ कर दी। ऐसा लगा जैसे मैं उसे बहुत पसंद आया हूँ। मैं इस बात से सहमत नहीं था। आखिरकार मैं अपना पिछला रिश्ता खत्म करके शादी करने के लिए वापस आया था और मैं सच में जियांग परिवार के लिए कुछ करना चाहता था। शुरू से लेकर आखिर तक मैंने इस शादी को कभी दिल पर नहीं लिया। बस यही सोचा था कि निभ गई तो ठीक, नहीं निभी तो तलाक ले लेंगे। उसे मुझसे पहली नजर में प्यार हो गया होगा, जैसा कि मेरी माँ कह रही थी। और दोपहर भर साथ रहने के बाद, हालांकि हम दोनों अभी भी एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे, लेकिन छोटी छोटी बातों से मैं महसूस कर सकता था कि यह मंगेतर अच्छी है। खूबसूरती के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं है, वो यकीनन सबसे अलग और बेहतरीन थी। और जहाँ तक उसके स्वभाव और व्यवहार की बात है, अभी तक तो वो बहुत नर्म दिल और दयालु लगी। काम भी सलीके से करती है। वो बहुत ध्यान रखने वाली, विचारशील और दुनियादारी की समझ रखने वाली है। कुल मिलाकर अचानक से मिली इस मंगेतर से मैं संतुष्ट था। संतुष्टि के साथ साथ थोड़ी हैरानी भी थी। लगता है मेरे माँ बाप की पसंद काफी अच्छी है। पूरी रात शराब पीने के बाद बाई निंग बिंग जब उठी तो उसने सबसे पहले अपना फोन उठाकर देखा कि मैंने मैसेज का जवाब दिया है या नहीं। 12 घंटे से ज्यादा हो चुके थे, लेकिन चैट बॉक्स अभी भी खाली था। बाई निंग बिंग ने जोर जोर से अपनी आंखें मिली और गुस्से में फोन दीवार पर दे मारा। उसकी हरकत देखते ही सब चौंक गए। एक पल में सबका नशा उतर गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि जियांग फान को भी ऐसे पकड़ छोड़ वाले खेल खेलना पसंद है। बिंग बिंग, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ चलकर उसे मनाकर वापस ले आएंगे। बाकी लोग भी उसे सांत्वना देने के लिए आगे आ गए। अब जाकर बाई निंग बिंग का मूड कुछ बेहतर हुआ। बार से बाहर निकलते ही पूरी टोली सीधे एयरपोर्ट की ओर चल दी। रास्ते में बाई निंग बिंग दूर की ऊंची इमारतों को देखते हुए खोई हुई थी और उसके दिल में थोड़ा पछतावा था। अगर उसे पता होता कि ये खुशी पल भर की है, तो इससे अच्छा होता कि वो कल ही मेरे साथ जिंगबे चलने के लिए मान जाती। सोचते सोचते उसका दिल और भी बैठता जा रहा था। वो बस खुद को जबरदस्ती दिलासा दे रही थी कि अच्छा ही हुआ जो नहीं गई। शेन हाओयू की वो बातें सुनकर उसने भी पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी। इन सालों में न जाने कितनी बार उसने हिम्मत हारी और सब कुछ छोड़ने का मन बनाया, लेकिन 28 साल की उम्र वाले उस वादे की वजह से उसके मन में हमेशा एक झूठी उम्मीद बनी रही।
खासकर मेरे साथ आने के बाद वो तो जैसे दो हिस्सों में बंट गई थी। उसे समझ नहीं आता था कि वो अपने उस बॉयफ्रेंड का सामना कैसे करे जो उस पर जान छिड़कता है। अब इस दोराहे पर आकर आखिरी फैसला लेने का वक्त आ गया था। उसने हिचकिचाते हुए अपनी सहेलियों से पूछा, अगर आज हम उसे मना नहीं पाए तो मैं शादी की बात छेड़कर देखूंगी, तुम लोगों को क्या लगता है? शादी का नाम सुनते ही सारी सहेलियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। जियांग फान से शादी, उसके परिवार की हैसियत को देखते हुए अंकल आंटी नहीं मानेंगे, है ना? वो लड़का अच्छा तो है, दिखने में भी अच्छा है और स्वभाव भी अच्छा है, पर मुझे लगता है कि डेटिंग तक तो ठीक है, लेकिन अगर सच में शादी करनी है तो वो तुम्हारे लायक नहीं है। भले ही उसकी सहेलियां उसे हतोत्साहित कर रही थी, लेकिन बाई निंगबिंग ने उनकी एक न सुनी। वो कुर्सी पर पीछे टिककर बैठ गई और उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थी जो पल उसने मेरे साथ बिताए थे। 25वां जन्मदिन बीतने के बाद हर कुछ महीनों में मैं इशारों इशारों में शादी की बात छेड़ देता था, ये जानने के लिए कि वो क्या सोचती है। वो मेरी भावनाओं को अच्छी तरह समझती थी। उसे ये भी पता था कि मेरे घर वाले दबाव डाल रहे हैं, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। वो फिर भी नासमझ बनने का नाटक करती रही। अब हम दोनों की उम्र भी हो चली थी। मैं उससे बेइंतहा प्यार करती थी और वो भी मुझे अब और खोना नहीं चाहता था। भले ही शादी का ये रास्ता मुश्किलों से भरा था, लेकिन वो एक कोशिश करना चाहती थी। ये सब सोचते हुए बाई निंगबिंग ने आखिरकार जिंगबेई में उसे प्रपोज करने का फैसला कर लिया। उसने अपने असिस्टेंट को एक मैसेज भेजा और उससे कुछ समय पहले की वो शादी की अंगूठियां खरीदने को कहा जो इंटरनेट पर बहुत चर्चित थी। प्लेन में चढ़ने से ठीक पहले असिस्टेंट ने जवाब दिया कि वो अंगूठियां किसी ने 90 करोड़ की भारी कीमत पर खरीद ली हैं। बाई निंगबिंग थोड़ी हैरान हुई। बस शादी की 2 अंगूठियां ही तो थीं, इतनी महंगी बिकी। बाई निंगबिंग ने खरीदार का नाम पूछा। असिस्टेंट ने जवाब में लियू भेजा। जिंगबी का लियू परिवार। अपने शकल में इस मशहूर सरनेम को याद करके बाई निंगबिंग भी हैरान रह गई। लेकिन लियू परिवार की दूसरी बेटी से उसकी थोड़ी जान पहचान थी, इसलिए उसने उसे फोन करके पूछा, वो शादी की अंगूठियां? वो तो मैंने खरीदी हैं। आज मेरी छोटी बहन की शादी है, मैंने वो उन्हें शादी के तोहफे के तौर पर दी हैं। बिंग बिंग, तुमने पूछने में बहुत देर कर दी। मिस लियू की भी आज ही शादी है। सारे शुभ काम एक ही दिन कैसे हो रहे हैं? उसकी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। फिर भी उसने शब्दों को ध्यान से चुना और बहुत विनम्रता से धन्यवाद दिया। मैंने ज्यादा शराब पी ली थी और तस्वीरें लेना भूल गया। दूसरी मिस, आप बहुत विनम्र हैं। चूंकि तीसरी मिस की शादी हो रही है, कृपया मेरी ओर से उन्हें बधाई दे दीजिएगा। पता नहीं कौन सा लड़का इतना खुशनसीब है। मेरी बहन जियांग परिवार में शादी कर रही है। बराबर के घराने हैं, बहुत अच्छी जोड़ी है। जैसे ही उसने जियांग परिवार का नाम सुना, बाई निंगबिंग को याद आया कि मेरा जियांग फान का सरनेम भी जियांग है। क्या वो लियू और जियांग परिवार की शादी में शामिल होने गया है? क्या जिंगबेई के जियांग खानदान में जियांग फान का कोई चचेरा भाई या दोस्त है? बाई निंगबिंग के मन में कई अजीब ख्याल आए। गाड़ी से उतरते ही उसे सर्दियों की ठंडी हवा का झोंका लगा और वो ख्याल पूरी तरह से गायब हो गए। उसने अपना सिर हिलाया। उसने अपना हाथ उठाकर अपनी भौहों के बीच दबाया और इन सभी ऊल जलूल ख्यालों को अपने दिमाग से निकाल दिया। वो एक आम से कस्बे का लड़का, उसका जियांग परिवार से क्या लेना देना हो सकता है? विमान के राजधानी हवाई अड्डे पर उतरने के बाद निंगबिंग ने मुझे फोन किया। लगता है मेरा गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था। शान, उसके पास से लोगों के शोर की आवाजें आ रही थी। मेरा रवैया कुछ ज्यादा अच्छा नहीं था। मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने खास तौर पर फोन किया था। कोई काम है क्या? जैसे ही उसने एक्स गर्लफ्रेंड शब्द सुना, जी निंगबिंग को कल की घटना याद आ गई। उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन वो जानता था कि यह गुस्सा करने का समय नहीं है। उसे अपना गुस्सा दबाकर सबसे से समझाना पड़ा। अफान, कल की वो ब्रेकअप वाली बात सच में सिर्फ एक मजाक थी। क्या तुम मेरा यकीन कर सकती हो? अच्छा, मुझे परवाह नहीं है कि यह कोई खेल था या नहीं। मैं सिर्फ उस पर विश्वास करती हूँ जो मैंने देखा। सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। तुम्हारे साथ फालतू बात करने का मेरे पास समय नहीं है। ये कहकर मैंने उसकी प्रतिक्रिया की परवाह किए बिना सीधे फोन काट दिया। इस रवैये से बाई निंगबिंग का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। फोन पर मत लड़ो, बाद में जब मिलोगे तो कुछ मीठी बातें कहना, वो तुरंत मान जाएगी। जब उसके कुछ करीबी दोस्तों ने बारी बारी से उसे समझाया, तब जाकर बाई निंगबिंग के चेहरे का भाव थोड़ा नर्म हुआ।
जब मुंह से टिंगवान माउंटेन विला शब्द निकले तब जाकर सबको एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वे एक दूसरे को देखने लगे। ये जगह जिंगबेई का मशहूर अमीर इलाका नहीं है क्या? यहाँ रहने वाले सभी बड़े लोग हैं जिनके सिर्फ एक बार खांसने से भी पूरा शकल हिल सकता है। जियांग फान के दोस्त की शादी की दावत यहाँ रखी गई है। बाई निंगबिंग का दिल भी जोर जोर से धड़कने लगा। हवाई जहाज में चढ़ने से पहले वो ख्याल फिर से धीरे धीरे बाहर आने लगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि जियांग फान सच में जियांग परिवार का कोई दूर का चचेरा भाई है? 10:30 बजे शादी शुरू होने वाली थी। मेहमान एक एक करके अपनी सीटों पर बैठ रहे थे। मैं छत की बालकनी पर खड़ा था। ये शादी पूरी तरह से लियू रुयान ने प्लान की थी। सजावट बहुत ध्यान से की गई थी। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि माँ जो कह रही थी वो शायद झूठ नहीं था, बल्कि उन्होंने कुछ बातें तो बताई ही नहीं थी। जियांग और लियू, दो परिवारों का यह मिलन। कायदे से तो पूरे सर्कल के सभी जाने माने और प्रतिष्ठित परिवार आने चाहिए थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 700-800 टेबलें ही होंगी। इतनी बड़ी जगह की क्या जरूरत थी? हालांकि धूप निकली हुई थी, लेकिन आखिर थी तो सर्दियां ही। बाहर अभी भी थोड़ी ठंडक थी। मेहमानों के अनुभव के लिए चारों ओर खास तौर पर अनगिनत एयर कंडीशनर लगाए गए थे और यूरोप से हवाई जहाज से मंगाए गए ताज़े फूलों से फूलों के स्टैंड सजाए गए थे। रिसेप्शन पर दिए जा रहे तोहफे भी शुद्ध सोने से बने ताले थे। हर मेहमान को एक एक मिला। ऐसी खर्चीली और दिखावे वाली शान शौकत। इसे देखकर तो मुझे भी, जो विदेश में पला बड़ा हूँ, थोड़ा दुख हुआ। मैंने हवा से बिखरे अपने माथे के बालों को ठीक किया। मैं बस अपनी भावनाओं को व्यक्त करने ही वाला था कि लियू रुयान पास आ गई। बाहर ठंड है, चलो अंदर चलते हैं। मैंने सिर हिलाया। मैं उसके पीछे पीछे कमरे में गया। लियू रुयान मेरे लिए एक और कप गर्म कॉफी ले आई। अभी किसी का फोन आया था। कह रहे थे कि वो जिंगबेई पहुंच गए हैं। पूछ रहे थे कि शादी की जगह कहाँ है। क्या वो तुम्हारा दोस्त है? क्या हमें किसी को उन्हें लेने के लिए गेट पर भेजने की जरूरत है? कैसा दोस्त? मैंने जल्दी से अपना फोन उठाया और कॉल हिस्ट्री देखने लगा। तान ज्ञान, ये दो शब्द देखकर मेरे चेहरे के हाव भाव पल भर में थोड़े अजीब हो गए। तान ज्ञान का फोन? वो जिंगबेई पहुंच गई है? हाँ। मेरे होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्हें लेने जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग खुद अंदर आ जाएंगे। वैसे यहाँ बहुत ज्यादा लोग आ गए हैं। मैंने देखा है कि पास की पहाड़ियों पर भी कई कैमरे छिपकर शूटिंग कर रहे हैं। बेहतर होगा कि तुम सुरक्षा बढ़ाने के लिए कुछ लोगों को भेज दो, ताकि कोई गड़बड़ न हो। लियू रुयान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो मान गई। जाने से पहले उसने शादी की अंगूठियां मेरे हाथ में थमा दी। लियू रुयान को कमरे से जाते हुए देखकर मैं अपनी हंसी को, जिसे मैंने इतनी देर से रोक रखा था, खुलकर हंसने लगा। बाई निंगबिंग मेरी शादी में आ गई है। मैं सोच भी नहीं सकता कि जब वो मुझे स्टेज पर खड़ा देखेगी तो उसके चेहरे का रंग कैसा होगा। मैंने हाथ में अंगूठी का डिब्बा उठाया और उसे खोला। अंदर रखी जोड़ी वाली अंगूठियों को साफ साफ देखने के बाद मैं थोड़ा हैरान रह गया। अंगूठियों का ये जोड़ा, मैंने इसे 2 महीने पहले एक मैगजीन में देखा था और बाई निंगबिंग को दिखाया भी था। उस वक्त मैं सोच रहा था कि एक दिन घुटनों पर बैठकर उसे शादी के लिए प्रपोज करूंगा। कौन सोच सकता था कि सिर्फ 15 दिन बाद ही मुझे उसके और शेन हाओयू के बारे में पता चल जाएगा, जिस शादी और अंगूठियों का मैंने इतने समय से इंतजार किया था। अब वो सब मेरे पास है। रही बात दुल्हन की, अच्छा हुआ कि वो बदल गई। आज तक मुझे पिछले 7 सालों में हुई किसी भी बात के लिए कोई अफसोस नहीं है, सिर्फ सुकून है। ठीक 11 बजे शादी समय पर शुरू हुई। सबकी निगाहों के बीच लियू के पापा अपनी बेटी का हाथ पकड़कर धीरे धीरे वेन्यू में आए और उसे मेरे पास ले आए। एक एक करके सारी रस्में पूरी करने के बाद जल्द ही अंगूठी पहनाने की रस्म का समय आ गया। लियू रुयान ने शादी की अंगूठी उठाई और जैसे ही वो मुझे पहनाने वाली थी, स्टेज के नीचे से अचानक हंगामा होने की आवाज आई। आवाज सुनकर मैंने उस तरफ देखा और एक ही नजर में मुझे बाई निंगबिंग दिख गई। वो पागलों की तरह अपने सामने रोकने वाले लोगों को धक्का दे रही थी। उसकी आंखें सीधे स्टेज पर टिकी हुई थी। उसकी कुछ सहेलियां भी उसके साथ हंगामा कर रही थी और साथ ही वो जोर जोर से मेरा नाम चिल्ला रही थी। इस अचानक हुई घटना ने वहां मौजूद सभी मेहमानों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सबकी नजरें स्टेज और नीचे भीड़ के बीच घूम रही थी। चारों तरफ से आ रही बुरी नजरों का सामना करते हुए भी मैं बहुत शांत था। मैंने सिर घुमाकर लियू रुयान की तरफ देखा। उसका चेहरा गुस्से और हैरानी से भरा हुआ था। मैंने जल्दी से धीमी आवाज में लियू रुयान से कहा,
माफ करना, ये शंघाई से मेरे कुछ दोस्त हैं। क्या हम शादी की रस्में कुछ देर के लिए रोक सकते हैं? मुझे बस कुछ मिनट दो ताकि मैं जाकर उन्हें समझा सकूं। लियू रुयान ने झिझकते हुए सिर हिलाया। मैंने हाथ हिलाकर सभी स्टाफ को रुकने का इशारा किया। सिक्योरिटी गार्ड्स ने हंगामा करने वाले कुछ लोगों को पहले ही काबू में कर लिया था और उन्हें बाहर घसीटकर ले जाने वाले थे। मुझे हाथ से इशारा करते देख वो लोग रुक गए। शुरू से लेकर आखिर तक बाय निंगबिंग की नजरें मजबूती से मुझ पर टिकी हुई थी, एक पल के लिए भी नहीं हटी। मुझे दूल्हे के कपड़ों में देखकर और अपने सामने इतने शांत भाव से खड़ा देखकर वो अपने गुस्से पर और काबू नहीं रख पाई। तुमने कहा था कि तुम एक दोस्त की शादी में जा रहे हो। क्या वो दोस्त तुम खुद हो? मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। आमतौर पर मेरा एक दोस्त है कहने का मतलब हमेशा कहने वाला खुद होता है ना? बाय निंगबिंग को बस इन दो बातों पर गुस्सा आने की जगह हंसी आ गई। उसने अपनी आंखें बंद की और जब दोबारा खोली तो उसकी आंखों में गुस्से की आग जल रही थी। क्या यही वजह है कि तुमने मुझसे छिपकर शादी कर ली? छिपकर मतलब जियांग और लियू परिवार की शादी की बात 1 महीने से ज्यादा से इंटरनेट पर चल रही है। बाय निंगबिंग, क्या तुम इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करते? जियांग और लियू शब्द सुनकर बाय निंगबिंग को जैसे कुछ याद आया। उसने अचानक सिर घुमाकर पसे खड़ी दुल्हन को देखा। लियू रुयान। ये चेहरा उसकी दूसरी बहन लियू यूनशिंग से 50% मिलता जुलता था। बाय निंगबिंग ने उसे एक नजर में पहचान लिया। उसकी आंखों की पुतलियां अचानक चौड़ी हो गई। उसके होठों के किनारे की त्वचा हल्के से कांप रही थी। उसका पूरा शरीर अविश्वसनीयता चीख रहा था। लियू रुयान का दूल्हा जियांग फान है। तो फिर जियांग फान कौन है? उसके पीछे तांग यान और बाकी लोगों को भी यह सवाल सूझा। वे सब हैरान होकर चिल्ला पड़े, जियांग फान, क्या तुम जिंगबेई के जियांग परिवार से हो? मैं चुपचाप उन्हें देखता रहा और बहुत धैर्य से अपना परिचय देने लगा। सही कहूँ तो मैं जिंगबेई के जियांग परिवार का अगला वारिस हूँ। जियांग शुमिंग और श्रीमती ये सियंग का इकलौता बेटा, रुयान का मंगेतर। क्या आप लोगों को मेरी पहचान के बारे में कोई और शक है? इन उपाधियों की लंबी लिस्ट ने उन 6 लोगों को पूरी तरह से चुप करा दिया। हुशान में ये अमीरजादियां वाकई जो चाहें वो कर सकती थी। ये अमीरजादियां वाकई जो चाहें वो कर सकती थी, पर यह जिंगबेई है, देश की राजधानी। यहाँ उनका पारिवारिक रुतबा और पहचान जियांग और लियू परिवारों के सामने कुछ भी नहीं था। पता नहीं कितनी देर तक खामोशी छाई रही। फिर बाय निंगबिंग ने अपनी भारी आवाज में एक सवाल पूछा जो उसके लिए बहुत जरूरी था। तुमने पहले कभी क्यों नहीं बताया? क्या तुमने भी मुझसे बहुत कुछ नहीं छिपाया? जैसे कि 28 साल की उम्र का वादा, 2 बातें। और बाय निंगबिंग का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। वो छटपटाने लगा और बेचैनी से लगातार सफाई देने लगा। मैं इस बारे में सब बता सकता हूँ अफान। मैं शेन हाओयू को कभी नहीं भूला, लेकिन इन 7 सालों में उसकी बात आधी ही हुई थी कि किनारे खड़ी चुपचाप सब देख रही लियू रुयान ने उसकी बात काट दी। उसने सुरक्षा गार्डों से कहा, इन्हें ले जाओ, नीचे ले जाओ। लियू रुयान ने मेरा हाथ पकड़ा और बहुत प्यार से मुझसे बात की। अभी इन सब चीजों से निपटने का सही समय नहीं है अफान। शादी खत्म होने के बाद हम तुम्हारे दोस्तों को अलग से खाने पर बुला लेंगे। मेहमानों से ज्यादा इंतजार मत करवाओ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियू रुयान इतने नाजुक मौके पर इतना निर्णायक फैसला लेगी। हालांकि मैंने हामी में सिर हिला दिया, लेकिन मेरे मन में अभी भी कई सवाल थे, पर अब उन सवालों के जवाब पाने का सही समय नहीं था। लियू रुयान ने मेरी बांह पकड़ ली और हम दोनों साथ में मंच के बीच में लौट आए। पियानो की हल्की फुल्की धुन एक बार फिर बजने लगी। पूरे हॉल की बधाइयों के बीच दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी की। जिस पल गुलदस्ता फेंका गया, आसमान से कई पंखुड़ियां, पंख और रंग बिरंगे रिबन नीचे गिरने लगे। दोपहर की चिलचिलाती धूप लियू रुयान पर पड़ रही थी, जिससे उसका खूबसूरत और हसीन चेहरा चमक रहा था। मैं मुड़ा और फिर पलटकर नहीं देखा, भविष्य और आने वाले कल की ओर बड़े बड़े कदम बढ़ाते हुए। इस शानदार शादी के खत्म होने के बाद मैं थोड़ा थक गया था। दिन में जो कुछ हुआ उसे याद करते हुए मुझे लगा कि अब लियू रुयान के साथ खुलकर और ईमानदारी से बात करने का समय आ गया है। आज जो कुछ हुआ उसके बारे में तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? लियू रुयान अपना चेहरा पोंछ रही थी और उसका हाथ अचानक रुक गया। उसने एक पल के लिए मुझे देखा। अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मेरे पास पूछने के लिए कुछ है। अगर तुम नहीं कहना चाहते तो मेरे पास पूछने के लिए कुछ नहीं है। उसके इस नर्म और सुलझे हुए रवैये ने मुझे थोड़ा हैरान कर दिया।
मुझे पहली बार लगा कि मैंने किसी बहुत ही असाधारण इंसान से शादी की है। क्या तुम्हें जानने की उत्सुकता नहीं है कि मेरा उनके साथ क्या रिश्ता है? क्या तुम्हें आज जो कुछ भी हुआ उसकी चिंता नहीं है? इसके पीछे क्या उलझने हो सकती हैं? लियू रुयान पास की एक नरम कुर्सी पर बैठ गई। उसकी आंखों में पूरा सुकून था। उत्सुकता भी है और चिंता भी, लेकिन वो सब जरूरी नहीं है। मेरी शादी पूरी तरह से संपन्न हुई। तुम मेरे पति बन गए हो। हम साथ मिलकर आने वाले कई कल गुजारेंगे। जहाँ तक अतीत की बात है, अगर तुम उसे साझा करना चाहो तो मुझे बहुत खुशी होगी। अगर तुम नहीं बताना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। सब कुछ बीत चुका है। जो वापस नहीं आ सकता उसके पीछे क्यों पड़ना? एक पल के लिए मुझे लोगों के बीच का फर्क महसूस हुआ और एक बार फिर लियू रुयान के बारे में मेरी समझ बदल गई। उसकी बातों ने मुझ पर असर किया। मैं भी अब कुछ छिपाना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने साफ साफ बताने का फैसला किया। शादी में जो लोग आए थे वो मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और उसकी कुछ सहेलियां थीं। हम 7 साल तक साथ थे। मैं उससे शादी करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा किसी और को पसंद करती थी। जब मुझे ये पता चला तो मैंने ब्रेकअप करने का फैसला किया। जिंगबेई वापस आने पर मेरे माता पिता शादी के लिए जोर दे रहे थे, तो मैंने बस हाँ कर दी। कल मेरा उससे ऑफिशियली ब्रेकअप हो गया। वो नहीं जानती थी कि मैं जियांग परिवार से हूँ। वो शादी में आकर हंगामा करने लगी। सुनते सुनते लियू रुयान के चेहरे पर एक बहुत ही अजीब सा भाव आया। कल ब्रेकअप हुआ और आज शादी कर ली। क्या ये कुछ ज्यादा जल्दी नहीं हो गया? शायद थोड़ी जल्दबाजी है, लेकिन तुम्हारी और मेरी तो बस एक बिजनेस डील वाली शादी है। हमें बस बाहर वालों की नजरों में एक स्थिर पति पत्नी का रिश्ता बनाए रखना है। क्या इतना काफी नहीं है? ये कहते हुए मेरे चेहरे पर ऐसा भाव था जैसे ये बहुत मामूली बात हो। ये देखकर लियू रुयान के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। तो तुम्हें इस बात की परवाह नहीं है कि तुम्हारी शादी जिससे हो रही है वो इंसान कैसा है? ज्यादा परवाह नहीं है। मैं तो बस जल्द से जल्द जियांग ग्रुप को संभालना चाहता हूँ। लियू रुयान का दिल जोर से धड़क उठा। वो मुझे बहुत देर तक देखती रही, फिर धीरे से सिर हिलाया। बाई निंगबिंग को सिक्योरिटी गार्ड्स कई सौ मीटर तक घसीटते हुए ले गए। अपनी जिंदगी में उसने ऐसी बेइज्जती कभी नहीं सही थी। उसकी बाकी सहेलियों का भी कुछ अच्छा हाल नहीं था। एक एक करके सबको विला के गेट पर फेंक दिया गया। दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स उन्हें भगा रहे थे और वो गुस्से में होने के बावजूद कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। और सीढ़ियों के नीचे सैकड़ों लोग कैमरे उठाए खड़े थे। ये वो रिपोर्टर थे जो इस सदी की सबसे बड़ी शादी की तस्वीरें न ले पाने से परेशान थे। कुछ तेज नजर वाले रिपोर्टर्स ने एक नजर में ही बाई निंगबिंग को पहचान लिया और इंटरव्यू लेने के लिए चिल्लाते हुए आगे बढ़े। मिस बाई, क्या आपको भी मिस लियू और मिस्टर जियांग की शादी में बुलाया गया था? आपकी अभी की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। क्या हम पूछ सकते हैं कि अंदर क्या हुआ? एक के शुरू करते ही रिपोर्टर्स की भीड़ तस्वीरें लेने और सवाल पूछने के लिए उमड़ पड़ी। बाई निंगबिंग का मूड पहले से ही बहुत खराब था और अब उसकी ऐसी बुरी हालत में तस्वीरें खींची जा रही थीं। वो फौरन गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सीधे अपने सामने खड़े इंसान को धक्का दे दिया। कई कैमरे टूट गए और फिर वो अपने लोगों के साथ वहां से चली गई। उसी रात बाई निंगबिंग के रिपोर्टर्स को मारने की घटना एंटरटेनमेंट न्यूज की सुर्खियां बन गई। बाई ग्रुप की इज्जत रातों रात मिट्टी में मिल गई। उनके खिलाफ खबरें एक के बाद एक छपने लगी और पैसे खर्च करने के बाद भी वो उन्हें रोक नहीं पाए। जब शेन हाओयू का फोन आया तब बाई निंगबिंग ने खुद को होटल के कमरे में बंद कर लिया था। वो नशे में धुत था। हेलो बिंग बिंग, मैंने खबरों में देखा कि लियू परिवार में शादी करने वाला इंसान जियांग फान है। वो जियांग परिवार का है तो क्या हुआ? हाँ में जवाब मिलने के बाद शेन हाओयू की आवाज में थोड़ी उत्तेजना थी। अभी रुशु ने मुझे बताया कि बाई, जियांग, लियू और शेन, इन 4 परिवारों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट तैयार किया है। प्लान तैयार हो चुका है। सुना है कि इस प्रोजेक्ट को पास करने का आखिरी फैसला जिंगबेई वालों के हाथ में है। जब तुम इतने सालों से उसके साथ रिलेशनशिप में थे, तो क्या कोई तरीका है कि उससे मदद मांगकर यह प्रोजेक्ट हमारे हाथ में आ जाए? बाई निंगबिंग का दिमाग भले ही ठीक से काम नहीं कर रहा था, लेकिन उसमें अब भी थोड़ी समझ बाकी थी। वो बेबसी से हंसा और मायूस लहजे में बोला, उससे मदद मांगूं? उसने तो लियू रुयान से शादी कर ली है। तो क्या हुआ? तुम लोग 7 साल तक साथ थे ना? अब भले ही तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया हो, उसे पुराने रिश्ते का तो कुछ ख्याल होगा ना? तुम कोशिश तो करो। अंकल बाई ने अभी मुझे फोन करके पूछा था कि तुम कहाँ हो। वो बहुत गुस्से में थे। अगर यह प्रोजेक्ट हमें मिल गया
तो उनका गुस्सा भी शांत हो जाएगा और वो आज की बात का बुरा नहीं मानेंगे, है ना। ये सब सुनकर बाई निंगबिंग का दिल थोड़ा पिघल गया, लेकिन वो कोई बड़ा वादा नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने गोलमोल जवाब दिया और फोन काट दिया। वो किसी तरह उठकर बाथरूम गया और अपना मुंह धोया। उसका नशा काफी उतर गया था। कुछ मिनटों बाद तांग्यान ने दरवाजा खटखटाया और अंदर आई। उसने भी उसे खींचकर इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करना शुरू कर दिया। बाई निंगबिंग सोफे पर टेक लगाकर बैठ गया। वो ठंडी नजरों से खिड़की के बाहर देख रहा था और उसका दिमाग उलझा हुआ था। ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा और फायदेमंद है। जिंगबी, शंघाई, हांगकांग और मकाओ की कई बड़ी ताकतें इसे हथियाने में लगी हैं। शंघाई के 4 बड़े परिवारों ने हाथ इसीलिए मिलाया है ताकि वो इसे आसानी से हासिल कर सके। और मिली जानकारी के हिसाब से ऊपर से जो इस प्रोजेक्ट का इंचार्ज है वो ज्यादातर जियांग जियाओ ही होंगी, मेरी सगी बुआ। अगर मेरे जरिए उनसे बात बन जाती है तो हमारा काम वाकई बहुत आसान हो जाएगा। कुछ देर सोचने के बाद बाई निंगबिंग ने फिर भी कोशिश करने का फैसला किया, सिर्फ इस प्रोजेक्ट के लिए ही नहीं बल्कि अपनी खुदगर्जी के लिए भी। वो मुझसे दोबारा मिलने का एक मौका ढूंढना चाहता था। शादी के दूसरे दिन सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं सीधे जियांग ग्रुप के हेडक्वार्टर चला गया। वाइस प्रेसिडेंट का पद संभालने के लिए मैं जल्द से जल्द काम सीख सकूं, इसलिए पापा ने अपने तैयार किए हुए कुछ सेक्रेटरी और असिस्टेंट्स मुझे दे दिए। मैंने पूरे दिन फाइलें और रिपोर्टें पढ़ी और आखिरकार ग्रुप के अंदर की हालत को मोटे तौर पर समझ लिया। जब मेरा ध्यान काम से हटा तो मैंने देखा कि अंधेरा हो चुका है। रात के 8 बज चुके थे। पूरी बिल्डिंग में सिर्फ मेरे ऑफिस की लाइट जल रही थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? लियू रुयान धीरे से मुस्कुराई। उसकी आवाज में थोड़ी लाचारी थी। आज हमारी शादी का दूसरा दिन है। कायदे से तो मुझे अभी शादी की छुट्टियों पर होना चाहिए। तब मुझे याद आया कि सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो से बाहर आने पर जब मैंने कंपनी जाने की बात कही तो लियू रुयान के चेहरे पर एक अजीब सा भाव आया था। अब जाकर मैं उस भाव का मतलब समझा। मैंने थोड़ा झिझकते हुए सफाई दी, मेरी पहली शादी है, ज्यादा तजुर्बा नहीं है। मैं ये सब बातें भूल गया था, लेकिन शादी की छुट्टियां और हनीमून जैसी चीजें, शायद आम पति पत्नी को इन सब की परवाह होती होगी, है ना? हमारी तो बस एक बिजनेस डील वाली शादी है, शायद जश्न मनाने की जरूरत नहीं है। लियू रुयान की आंखों में एक पल के लिए मायूसी की एक झलक दिखी जो पता भी नहीं चली, लेकिन उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया और पैसेंजर सीट का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। अगर आप बिजी हैं तो जश्न नहीं मनाएंगे तो भी चलेगा। बस हमारी शादी हुई है तो सोचा कि इस बड़े और बिजी इंसान को डिनर के लिए बुला लूं। वाइस प्रेसिडेंट जियांग मान जाएंगे, है ना? उसके लहजे में मजाक का हल्का सा एहसास था। ये सुनकर मैं भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सका और खुशी खुशी सिर हिला दिया। गाड़ी में बैठने के बाद हमने एक बहुत ही मशहूर वेस्टर्न रेस्टोरेंट में डिनर करने का फैसला किया। डिनर का टाइम हो चुका था और हम दोनों को पहुंचने में थोड़ी देर भी हो गई थी। सारे प्राइवेट रूम भरे हुए थे और मुझे भूख भी लग रही थी। मैं और परेशान नहीं होना चाहता था, इसलिए लियू रुयान की रजामंदी लेने के बाद हम हॉल में खिड़की के पास एक कोने में बैठ गए। मेन्यू मिलने के बाद लियू रुयान ने सीधे मेन्यू मेरे हाथ में दे दिया और फिर उस रेस्टोरेंट की कुछ खास डिशेस के बारे में बताने लगा। उसके सुझाव पर मैंने अपनी पसंद की 4-5 डिशेस ऑर्डर कर दी। फिर मैंने मेन्यू उसे वापस दे दिया, लेकिन लियू रुयान ने और कुछ ऑर्डर नहीं किया। सच में कुछ और ऑर्डर नहीं करोगे? मेरा टेस्ट शायद थोड़ा अजीब है, तुम्हें शायद इसे खाने की आदत न हो। उसने मुस्कुराते हुए ना में सिर हिलाया। मेरी तरफ देखते हुए उसकी आंखों में एक चमक थी। जब हम शादीशुदा हैं तो आगे चलकर हमें हर रोज एक ही टेबल पर खाना खाना है। जो तुम्हें पसंद है मुझे भी उन्हें आजमाकर धीरे धीरे अपनाना होगा। हमारी शादी हुई है, कोई सौदा नहीं हुआ है। खाना खाते समय हम दोनों को अपनी अपनी पसंद का खाना चुनने का हक है। तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ कहना है तो सीधे सीधे कह सकते हो। हम बात कर सकते हैं। क्या हम किसी भी बारे में बात कर सकते हैं? तो क्या हम हनीमून कैंसिल न करने के बारे में बात कर सकते हैं? उसके गंभीर चेहरे को देखकर मुझे लगा कि वो कोई मांग करने वाला है, लेकिन उसके मुंह से अचानक हनीमून की बात निकली। मैं थोड़ा हैरान था। क्या तुम सच में हनीमून पर जाना चाहते हो? इस शादी की तैयारियों में बहुत समय लग गया, इसलिए मैं कुछ समय के लिए अच्छे से आराम करना चाहता था। और हमारे परिवार के बड़े भी चाहते हैं कि हम जल्द ही एक दूसरे के करीब आ जाएं। मुझे लगता है कि हनीमून इसके लिए एक बहुत अच्छा मौका है। तुम्हें क्या लगता है?
उसका लहजा इतना सच्चा था कि मैंने जो भी बहाने तैयार किए थे वो सब मेरे गले में ही अटक गए। सच कहूँ तो लियू रुयान एक बहुत अच्छा जीवन साथी है। वो हर बात में मेरी राय का सम्मान करता है। मेरे लिए हनीमून कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, हो तो भी ठीक, न हो तो भी ठीक। मैं भी इतनी छोटी सी बात पर उसका दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसलिए मैं मान गया। मेरी हाँ सुनने के बाद लियू रुयान के चेहरे पर मुस्कान और भी खिल उठी। ठीक है, तो जब तुम अपने काम से फ्री हो जाओगे तब मैं सब कुछ अरेंज कर लूंगा। बाय निंगबिंग जियान कॉर्पोरेशन की बिल्डिंग के नीचे पूरा दिन इंतजार करता रहा, तब जाकर मैं उसे देखा। वो मेरे पीछे पीछे रेस्टोरेंट तक आ गया। वो मुझसे अकेले में मिलने का मौका ढूंढ रहा था, लेकिन मैं पूरी शाम अपनी सीट से उठा ही नहीं और लियू रुयान के साथ हंस बोलकर बातें करता रहा। एक दूसरे को खाना खिलाने का वो नजारा उसे बहुत चुभ रहा था। टेबल पर खाना आए हुए 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन उसने एक निवाला भी नहीं खाया। उसकी नजरें लगातार मेरे मुस्कुराते हुए शांत चेहरे पर टिकी हुई थी। बड़ी मुश्किल से जब मैं उठकर वॉशरूम गया तो बाय निंगबिंग भी तेजी से मेरे पीछे आ गया। उसने मुझे कॉरिडोर में रोक लिया। आफान, तुम लियू रुयान से शादी करने के लिए क्यों मान गए? मैं पलटा, मेरी आंखों में हैरानी की एक झलक थी। अगर मुझे ठीक से याद है तो हमारा ब्रेकअप हो चुका है ना? मैं शादी करूं या न करूं, इससे तुम्हारा क्या लेना देना? मेरा लहजा बेपरवाही भरा था। बाय निंगबिंग को लगा कि उसे नीचा दिखाया जा रहा है और उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। जियांग लियू, दोनों परिवारों की शादी 1 महीने पहले ही तय हो गई थी। उस समय हमारा ब्रेकअप भी नहीं हुआ था और तुमने पहले से ही किसी और को ढूंढ लिया था। मैंने अपने हाथ बांधे, उस पर एक नजर डाली और शांत लहजे में कहा, मैंने 1 महीने पहले ही जिंगबेई लौटकर शादी करने का मन बना लिया था। लेकिन तुम्हें गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुम तो 7 साल पहले से ही शेन हाओयू के 28वें जन्मदिन पर ब्रेकअप करने की साजिश रच रहे थे। तो अगर मैंने 1 महीना पहले अपने लिए कोई रास्ता बना लिया तो इसमें क्या गलत है? मेरी इन बातों से बाय निंगबिंग की बोलती बंद हो गई। उसने अपनी मुठियां भींच ली और अपने सीने में उठ रही नाराजगी और पछतावे को जबरदस्ती निगल लिया। वो अभी भी अपनी सफाई देना चाहता था। मेरे और उसके बीच वैसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मुझे पता है कि वो मुझे पसंद नहीं करता, बस हम इतने सालों से एक दूसरे को जानते हैं और एक वादा भी था, इसलिए यह मेरे दिल में एक जुनून सा बन गया था। मैंने तुम्हारे साथ अच्छी तरह से रहने के बारे में सोचा था। जिंगबी आते समय रास्ते में मैं तुम्हें प्रपोज करने के लिए भी तैयार था। मैंने तो शादी की अंगूठी भी चुन ली थी। आफान, क्या तुम एक बार मुझ पर यकीन कर सकती हो? उसने मुझे पूरी तरह से मना कर दिया। तभी तुम्हें मेरी यानी तुम्हारे दूसरे ऑप्शन की याद आई होगी, है ना? लेकिन अफसोस, मेरी तो शादी हो चुकी है। बाय निंगबिंग, तुम जाकर शेन हाओयू को ही प्रपोज करो, क्या पता वो हाँ कह दे। मेरे लहजे में खुला ताना था, जिसे सुनकर बाय निंगबिंग और भी ज्यादा दुखी हो गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ हटा लिया। मैंने उसे कभी पसंद नहीं किया। पहले मैं नासमझ था, मैं उसके असली चेहरे को नहीं देख पाया। उस दिन की बर्थडे पार्टी के बाद तक मुझे समझ में आया कि इन 7 सालों में मुझे तुम्हारे साथ रहने की आदत हो गई है। मैं सच में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। पहले मुझे लगता था कि भले ही यह इंसान 2 नावों पर सवार है, लेकिन उसमें थोड़ी बहुत सच्चाई तो है। लेकिन अब उसकी ये बातें सुनकर मुझे तो घिन आ रही थी। तुम्हें गुस्सा है कि शेन हाओयू तुम्हें अपनाता नहीं, तुम्हें गुस्सा है कि वो तुम्हें एक ऑप्शन की तरह समझता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने शेन हाओयू का 7 साल इंतजार किया और उसके लिए तुम्हारे गहरे प्यार के गवाह जमीन आसमान है? तुम तो अपनी इस कहानी से खुद ही पिघलने वाले होगे। लेकिन जब तुम उससे नफरत करते हो तो क्या तुमने कभी सोचा है कि असल में तुम भी शेन हाओयू से कुछ अलग नहीं हो? वो तुम्हें हाँ नहीं कहता, तुम्हें लटकाए रखता है और तुम यह मानने को तैयार नहीं हो। और तुम मुझे लटकाए रखते हो। तुम दोनों बस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम मेरे सामने यह इंसान को पहचानने में गलती हो जाने और अब पछताने का नाटक क्यों कर रहे हो? एक पल में बाय निंगबिंग के चेहरे का सारा रंग उड़ गया और वो एकदम सफेद पड़ गया। मुझे उस समय उसकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं थी और न ही मैं उसके साथ और उलझना चाहती थी। मैं मुड़ी और हॉल की तरफ चलने लगी। जब हम दोनों एक दूसरे के पास से गुजरे तो बाय निंगबिंग खुद पर काबू नहीं रख पाया और उसने मुझे खींच लिया। मेरे सब्र का भी बांध टूट चुका था। मैंने सीधे उसका हाथ झटक दिया। इस खींचातानी के बीच ऊपर लगा पुराना खराब झूमर आह की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। वो सीधा मेरे सिर की तरफ गिरा।
जिस पल ये खतरा हुआ, बाय निंगबिंग ने अनजाने में मुझे एक तरफ धकेल दिया। धड़ाम की एक जोरदार आवाज हुई। कई किलो वजनी लोहे का वो झूमर उसके कंधे पर आ गिरा। मुझे कुछ मीटर दूर धकेल दिया गया था और तभी वहां आती हुई लियू रुयान से मेरी मुलाकात हुई। वो खुद को पीछे देखने से रोक नहीं पाई और एक ही नजर में उसने जमीन पर पड़े बाय निंगबिंग को देख लिया। वो दर्द से तड़प कर सिमट गया था और अपने बाएं हाथ से अपने दाएं कंधे को कसकर पकड़े हुए था। दर्द से उसका पूरा चेहरा लाल हो गया था और आवाज सुनकर वेटर दौड़े चले आए। सब बाय निंगबिंग की चोट देखने के लिए आगे बढ़े। लियू रुयान ने भी माथे पर बल डालकर मुझसे पूछा कि कहीं मुझे तो चोट नहीं लगी। जब उसे यकीन हो गया कि मैं ठीक हूँ, तब जाकर उसने राहत की सांस ली। वो मुझे सहारा देकर उस मुसीबत की जगह से दूर ले गया। उन दोनों को हाथ में हाथ डालकर जाते हुए देखकर जमीन पर पड़े बाय निंगबिंग ने जोर से अपने होंठ भींच लिए ताकि कोई आवाज न निकले, लेकिन वो अपने गले की सिसकी नहीं रोक सका। उसने नाउम्मीद होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसके दिमाग में एक के बाद एक यादें आने लगी और वो सारी मुझसे जुड़ी थीं। जब उसके पेट में दर्द होता था तो मैं एक पल के लिए भी उसका साथ नहीं छोड़ती थी। मैंने कई डॉक्टरों से बात की, हर पल उसकी हालत का ध्यान रखती थी। जब वो दीवार से टकरा गया था और उसके हाथ में चोट लग गई थी, तो मैं तुरंत अंडा उबालकर उसकी चोट पर धीरे धीरे सेकती थी। जब उसे रात में नींद नहीं आती थी, तो मैं अपनी नींद रोककर उसके साथ हल्का संगीत सुनती थी और नींद लाने वाला सूप बनाती थी। पहले जब तक बात उसकी होती थी, मैं हर चीज का पूरा ध्यान रखती थी, और अब मुझे बचाने के लिए उसे इतनी चोट लगी, पर मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और खुलेआम किसी और के साथ चली गई। इस पल तक बाय निंगबिंग को आखिरकार यकीन हो गया कि अब मैं वो नहीं रही जिसे वो जानता था। अब वो मेरे लिए अकेला और सबसे खास नहीं रहा। घर पहुंचने के बाद मेरा मन धीरे धीरे शांत हुआ। मैं सोफे पर लेटकर गर्म चाय पी रही थी। अभी अभी जो कुछ हुआ उसे याद करके मेरा दिल अभी भी थोड़ा डरा हुआ था। मैं लियू रुयान से कुछ शिकायत करने ही वाली थी कि मैंने सिर घुमाया तो देखा कि वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर नीचे बैठ गया। मुझे चोट नहीं लगी है, तुम फर्स्ट एड बॉक्स लेकर क्यों आई हो? लियू रुयान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से मेरे टखने की तरफ इशारा किया। मेरी नजर उसकी उंगली की तरफ गई, तब मैंने देखा कि मेरी एड़ी कांच के टुकड़े से छिल गई है। तब जाकर पता चला कि मेरी एड़ी पर कांच के टुकड़े से चमड़ी का एक छोटा सा हिस्सा छिल गया था। लियू रुयान ने एक कॉटन स्वॉब उठाया और उसे थोड़े से अल्कोहल में डुबोया। शायद थोड़ा दर्द होगा, इतनी छोटी सी चोट पर मैं आमतौर पर ध्यान भी नहीं देती, इसलिए लियू रुयान को इतनी परवाह करते देख मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। छोटी सी चोट है, इसका इलाज न भी करे तो कोई बात नहीं, तुम इतनी चिंता मत करो। कहने को तो मैंने कह दिया, लेकिन जैसे ही अल्कोहल मेरी चोट पर लगा, मैं दर्द से सिहर उठी। साफ करने के बाद लियू रुयान ने चोट पर बैंडेज लगा दिया। थोड़ी देर में किसी से कुछ वाटरप्रूफ चीजें मंगवाता हूँ। अगले 2 दिन नहाते समय इसे लगा लेना, थोड़ा ध्यान रखना। चोट में पानी नहीं जाना चाहिए। अगर बाहर जाना हो तो चप्पल पहन लेना। मैं बचपन से ही घर छोड़कर अपनी मौसी के साथ रही। देश वापस आने के बाद 4 साल यूनिवर्सिटी में और 6 साल के रिश्ते में मैं हमेशा दूसरे शहर में अकेली ही थी। ये पहली बार था जब मेरे शरीर पर लगी एक छोटी सी चोट के लिए कोई इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर रहा था। हैरान होने के साथ साथ मैं माहौल को थोड़ा हल्का भी करना चाहती थी, इसलिए मैंने एक छोटा सा मजाक किया। इतनी तकलीफ करने की जरूरत नहीं है, हो सकता है जब तक तुम्हारी चीजें आए मेरी चोट ठीक भी हो जाए। लियू रुयान ने अपनी आंखें उठाई और मुझे एकटक देखने लगा। उसके चेहरे पर ऐसी गंभीरता थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आज तुम्हें जो चोट लगी है वो मेरी लापरवाही की वजह से है। मैं इसकी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। कोई भी चोट हो, दर्द तो होता ही है। मैं नहीं चाहता कि इतने बड़े सदमे के बाद तुम्हें जिस्मानी तकलीफ भी हो, इसीलिए मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा ज्यादा ध्यान रखने में कोई बुराई नहीं है। बस एक बार मेरी बात सुन लो। आफान। पता नहीं उसकी आवाज में बहुत ज्यादा सच्चाई थी या फिर उसकी आंखों में पल भर के लिए जो पछतावा दिखा, उसकी वजह से मेरे दिल में हलचल मच गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा और मैं उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। मैंने नजरें झुकाकर धीरे से सिर हिला दिया। लियू रुयान के फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जाने के बाद मेरे पास तांग यान का फोन आया। वाह, तुम इतनी बेरहम कैसे हो सकती हो? बिंग बिंग तुम्हें बचाने के लिए इतनी बुरी तरह जख्मी हो गया और तुम उसे एक बार देखने भी नहीं आई।
उसके बेबुनियाद इल्जामों को सुनकर मैं भी ये झूठा इल्जाम अपने सर नहीं लेना चाहती थी। मैं ठंडेपन से हंसी। अगर वो मेरे पीछे नहीं पड़ा होता और मुझे जाने देता तो वो झूमर मेरे सिर पर कभी नहीं गिरता। उसका जख्मी होना उसकी अपनी करनी का फल है। इसका इल्जाम भी मुझ पर कैसे आ सकता है, चाहे जो भी हुआ हो। आखिरकार उसने जानलेवा पल में तुम्हें धक्का देकर बचाया। क्या तुम्हें पुराने रिश्ते का जरा भी ख्याल नहीं? मैं तो उसकी बेशर्मी और बात को घुमाने की कला की दाद देती हूँ। मुझे उससे और बहस करने का मन नहीं था। अचानक मेरी नजर अपने पैर पर लगी बैंड-एड पर गई और मैंने सीधे सीधे एक झूठ बोल दिया। मैं तो उसे देखने आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पैर में भी चोट लगी है। मैं अभी घर से बाहर नहीं निकल सकती। फोन पर 10-15 सेकंड की खामोशी छा गई। उसने अपना गला साफ किया और उसकी आवाज नरम हो गई। अगर नहीं आ सकती तो कोई बात नहीं, लेकिन एहसान तो चुकाना ही पड़ता है। मैंने सुना है कि 1 महीने बाद युंदाओ प्रोजेक्ट का लॉन्च डिनर है। तुम अपने सेक्रेटरी से कुछ इनविटेशन कार्ड्स भिजवा दो और हिसाब बराबर हो जाएगा। तो असल में ये बात थी। मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। मैंने यूं ही हाँ कर दिया। फोन काटने के बाद मैंने अपनी बुआ को कुछ मैसेज भेजे और इस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी मांगी। फिर मैंने उनसे कल कुछ इनविटेशन कार्ड्स भेजने के लिए कहा। अगले कुछ दिनों तक मैं चाहे कुछ भी करने जाती, लियू रुयान मेरे साथ ही रहता था। शुरुआत में मैंने उसे अपने काम पर ध्यान देने के लिए कहा, लेकिन हर बार वो शादी का बहाना बनाकर मुझे चुप करा देता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि जब तक लियू रुयान मेरे आसपास होता है, काम में चाहे कोई भी परेशानी आए, वो हमेशा कोई न कोई राय दे ही देता था। मुझे उसकी मौजूदगी की आदत हो गई थी। दिन रात साथ रहते हुए हम दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से घुल मिल गए थे। देर रात जब मुझे ओवर टाइम करना होता तो लियू रुयान अपना लैपटॉप लेकर मेरे साथ बैठता और चुपचाप अपना काम करता रहता। कभी कभी जब उसे काम से बाहर जाना होता तो वो सबसे पहले मुझे बताकर जाता था। छुट्टी के दिनों में वो मेरे साथ डेट पर और घूमने भी जाता। मुझे कई नई और मजेदार जगहों पर ले गया और छोटी छोटी चीजें दिखाई। 15 दिन बाद नए साल के जश्न पर दोनों परिवारों ने मिलकर एक साथ नया साल मनाने का फैसला किया। दोनों परिवारों के 10-15 लोग एक साथ बैठकर हंसी खुशी बातें कर रहे थे। बातों बातों में नई नई शादी हुए इस जोड़े पर आ ही जाता था। चियांग माँ ने मेरे और मेरे बगल में बैठे लियू रुयान की तरफ तसल्ली से देखा। वो भावुक होकर बोली, अफान का ये जिद्दी स्वभाव बिल्कुल उसकी बुआ पर गया है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे जिंगबेई वापस आने को कहा, पर वो किसी भी हाल में नहीं माना। उसे अकेले ही बाहर रहकर मेहनत करनी थी। मैं तो उससे हार गई थी। रुयान बेटा, अगर वो कुछ गलत करे तो तुम्हें ही उसे संभालना होगा। माँ इतने लोगों के सामने मेरी बुराई कर रही थी। मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैं जैसे ही अपना बचाव करने के लिए कुछ कहने वाली थी, लियू रुयान ने अभी अभी छीला हुआ संतरा मेरे हाथ में रख दिया और मुस्कुराते हुए बोला, माँ आप कुछ ज्यादा ही बोल रही हैं। अफान जिद्दी कहाँ है? मुझे तो लगता है कि वो बहुत इंडिपेंडेंट है। उसकी अपनी सोच भी है। भविष्य में बुआ के साथ मिलकर वो जरूर जियांग परिवार की जिम्मेदारी उठा पाएगा। उस वक्त मुझे भी उससे बहुत कुछ सीखना होगा। मैं उसे पीछे नहीं छोड़ सकता। उसके इतना कहते ही लियू परिवार के लोग भी तारीफ करने लगे। उन्होंने जियांग माँ की इतनी तारीफ की कि उनका मुंह बंद ही नहीं हो रहा था। उनकी आवाज में खुशी साफ झलक रही थी। जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ खुश हो, हम बड़ों को और क्या चाहिए? और अगर तुम लोग जल्दी से हमें एक बच्चा दे दो तो हम और भी ज्यादा खुश होंगे। ये सुनकर कुछ बड़े भी मजाक करने लगे। मेरे कान एकदम लाल हो गए। रुयान ने मेरे चेहरे पर बदलते हाव भाव देख लिए थे। उसने जल्दी से एक बहाना बनाया और मुझे खींचकर बगीचे में ले गई। सर्दियों की ठंडी हवा लगने से मेरा चेहरा धीरे धीरे सामान्य हो गया। लियू रुयान के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने खुद ही बात बदल दी। कल रात की दावत में तुम भी जा रहे हो क्या? हाँ, जा रहा हूँ। बाय निंगबिंग का न्योता मेरे हाथों से ही भेजा गया था। मुझे उस पर नजर रखनी होगी और साथ ही यह भी देखना होगा कि वो आखिर करना क्या चाहता है। तो क्या कोई और न्योता है? मुझे भी एक दे दो। ये सुनकर मैंने हैरानी से सिर उठाकर उसकी ओर देखा। ये प्रोजेक्ट तो ठीक है, लेकिन तुम और बड़ी बहन हाल ही में युआन चुवान वाले मामले में व्यस्त नहीं हो क्या? इतने जरूरी मौके पर भी तुम यहाँ आकर खबर लेना चाहती हो? वो जानता था कि मैं मजाक कर रहा हूँ। उसने तेजी से कुछ बार अपनी पलकें झपकाईं। जवाब दिया, जाहिर है कि मुझे इस प्रोजेक्ट में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस त्योहारों के दौरान करने को कुछ नहीं है, तो तुम्हारे साथ घूमने चलती हूँ।
मैंने समझदारी से सिर हिलाया। मुझे याद आया कि मेरे पास बस एक ही न्योता बचा है, तो मैं उसे लेकर नीचे बुआ को ढूंढने चला गया। प्रोजेक्ट की दावत जिंगबेई के सबसे बड़े होटल में रात 7 बजे रखी गई थी। प्रोजेक्ट के प्रमुख ने धीरे धीरे मंच पर आकर दावत के शुरू होने की घोषणा की। जियांग परिवार की कार रास्ते में जाम में फंस गई थी, इसलिए वे आधा घंटा देर से पहुंचे। जैसे ही दरवाजा खोला, बुआ को दरवाजे पर इंतजार करते हुए खबर पाकर आए कुछ मतलबी लोगों ने घेर लिया। इतने सारे लोगों को देखकर मैं भी इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहता था, इसलिए मैं लियू रुयान को खींचकर भीड़ से बचते हुए अंदर चला गया। हम दोनों वैसे भी प्रोजेक्ट के लिए नहीं आए थे, इसलिए हम आराम से टहलने लगे। हम मजे से हॉल में घूमते हुए खाने और रेड वाइन का मजा ले रहे थे। दूसरी मंजिल पर खड़ा बाई निंगबिंग शैंपेन का एक गिलास हाथ में लिए रेलिंग के सहारे टिका हुआ था। उसने एक ही नजर में मुझे देख लिया जो लियू रुयान के कान में कुछ कह रहा था। इस 1 महीने में उसने बहुत कुछ सोचा था। वो मेरे लिए अपनी उम्मीदें छोड़ चुका था। मैं जियांग परिवार से था और मेरी शादी लियू रुयान से हुई थी। चाहे कोई भी परिवार हो, वो किसी से भी दुश्मनी मोल नहीं ले सकता था, इसलिए वो खुद को पुरानी बातें भूलने के लिए मनाता रहा। हकीकत को स्वीकार करो, लेकिन इतने लंबे समय तक खुद को समझाने के बाद जब उसने हम दोनों को अपने सामने इतने करीब देखा, तो उसके दिल में अब भी थोड़ी नाराजगी थी और उसका चेहरा पल भर में काला पड़ गया। उसके बगल में खड़े शेन हाओयू की नजर जब मुझ पर पड़ी तो उसकी आंखें भी चमक उठी। वो जिया रुओक्सू को खींचकर नीचे की ओर चल पड़ा। ये देखकर तांग यान भी बाई निंगबिंग को साथ लेकर उनके पीछे हो ली। चारों लोग भीड़ से होते हुए मेरे सामने आए। थर्ड मिस, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। सुना है कुछ दिन पहले ही आपकी शादी हुई है। शादी मुबारक हो। शुक्रिया। इन 2 शब्दों के बाद माहौल फिर से शांत हो गया। जिया रुओक्सू के लिए अब और कुछ बोलना मुश्किल था, इसलिए उसने शेन हाओयू को इशारा किया। शेन हाओयू जल्दी से आगे आया और मेरी तरफ हाथ हिलाकर बोला, अफान भाई, आपको मैं याद हूँ। हम 2 महीने पहले एक बार मिले थे। शेन साहब, बहुत दिनों बाद मिले। मेरी आवाज सुनकर बाई निंगबिंग ने आखिरकार अपना सिर उठाया। तभी उसकी नजर मेरी बेरुखी भरी निगाहों पर पड़ी। अफान, बहुत दिनों बाद मिले। सुना है उस दिन तुम्हें चोट लग गई थी, अब तुम ठीक हो? तुम्हारी दुआओं का असर है, काफी अच्छी तरह ठीक हो गया हूँ। मेरे इस गहरे मतलब वाले लहजे ने जी निंगबिंग का दिल दहला दिया। उसके चेहरे पर पछतावे के भाव उभर आए। वो कुछ समझाने ही वाला था कि लियू रुयान ने उसकी बात काट दी। मैं और अफान बुआ के साथ डिनर पार्टी में आए हैं। सोचा नहीं था कि यहाँ रुशुए से मुलाकात हो जाएगी। नए साल के मौके पर तुम लोग हजारों मील दूर से जिंगबेई आई हो। क्या कोई खास बात है? ये सुनकर तांग यान ने जल्दी से शिया रुशुए को हाथ मारा, उसे मौका पकड़ने का इशारा करते हुए। हम कुछ परिवारों की भी युंदाओ के इस प्रोजेक्ट में दिलचस्पी है, तो हमने सोचा कि आकर देख ले। सुना है कि अफान की बुआ इस प्रोजेक्ट की इंचार्ज हैं। पता नहीं वानरो, क्या तुम हमारे पुराने रिश्ते का ख्याल करके हमें उनसे मिलवाने में मदद कर सकती हो? लियू रुयान ने उसे तुरंत जवाब नहीं दिया, बल्कि मेरी तरफ एक नजर डाली, जैसे वो मेरी राय पूछ रही हो। दोनों की आंखों ही आंखों में बात होने के बाद, मैं और वानरो मदद तो करना चाहते हैं, पर तुम लोग खुद ही देख रहे हो, मेरी बुआ इस वक्त इतनी व्यस्त है कि उन्हें फुर्सत ही नहीं है। शायद ये ठीक नहीं रहेगा। तीनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गए कि यह ना कहने का एक तरीका है। वे किसी को नाराज भी नहीं करना चाहते थे, इसलिए थोड़ी देर इधर उधर की बातें करके चले गए। सिर्फ बाई निंगबिंग वहीं अपनी जगह पर खड़ी रही, मुझे एक तक देखती हुई। वो कुछ कहना चाहती थी पर कह नहीं पा रही थी। मैं उससे बात नहीं करना चाहता था, इसलिए लियू रुयान को साथ लेकर वहां से चला गया, पर वो एक खोई हुई आत्मा की तरह हमारे पीछे पीछे चलता रहा। हॉल से दूसरी मंजिल तक और फिर गार्डन तक हमारे पीछे आया। ये देखकर कि आसपास कोई नहीं है, मिस बाई, आप काफी देर से मेरे और सर के पीछे पीछे आ रही हैं। क्या आप कुछ कहना चाहती हैं? बाई निंगबिंग को तब जाकर एहसास हुआ कि उसका बर्ताव बहुत अजीब था। उसने जल्दी से माफी मांगी। माफ करना, मैंने थोड़ी ज्यादा पी ली है, इसलिए थोड़ा होश में नहीं हूँ। रास्ता समझ नहीं आ रहा। इस बेकार बहाने को सुनकर लियू रुयान हल्के से हंसी, लेकिन उसका लहजा बेहद ठंडा था। एक पल की नासमझी तो ठीक है, पर हमेशा नासमझ बने रहना ठीक नहीं है। अफान को पुराने रिश्तों का ख्याल होगा, पर मेरा बाई परिवार से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पुराने या नए रिश्ते की कोई बात ही नहीं उठती। उसकी बातों में छिपी धमकी बाई निंगबिंग का दिल बैठा दिया।
वो जानता था कि लियू परिवार की ताकत से अगर लियू रुयान ने यूं ही कुछ कह दिया तो बाई परिवार पता नहीं किस दिन शंघाई से गायब हो जाएगा। बाई निंगबिंग अपने परिवार को दांव पर लगाकर उससे लड़ने की हिम्मत नहीं कर सका, इसलिए उसे दांत भींचकर यह अपमान सहना पड़ा। वो मुड़कर हॉल में वापस चला गया। प्रेसिडेंट जियांग, आपके भतीजे से हमारी भी थोड़ी जान पहचान है। आप हमारे नहीं तो अपने भतीजे के खातिर ही सही हमारी तरफ से ये जाम पी लीजिए। नहीं पी सकते क्या? हालांकि मुझे नहीं पता था कि अंदर क्या हुआ, पर यह वाक्य सुनते ही उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है और वो तुरंत अंदर घुस गया। जैसे ही वो भीड़ को चीरकर सेंट्रल हॉल में पहुंचा, वो प्रेसिडेंट जियांग, उसके मुंह से सॉरी निकलता उससे पहले ही उसने बुआ को फोन उठाकर सिक्योरिटी बुलाते हुए देख लिया। एक पल के लिए पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। बाकी मेहमान उन चारों को देखकर मन ही मन खुश हो रहे थे, जिनके चेहरे डर से सफेद पड़ गए थे। आज युंदाओ के प्रोजेक्ट लॉन्च की डिनर पार्टी है, कोई शॉर्टकट या जुगाड़ नहीं। जब आप सबको इनविटेशन कार्ड मिल ही गया है तो कृपया ध्यान से सुनिए। थोड़ी देर में जो प्रेजेंटेशन शुरू होने वाली है उसमें इन लोगों की तरह गलत तरीके मत अपनाइएगा, वरना अगर आपको पार्टी से बाहर निकाल दिया गया तो ये मत कहिएगा कि मैंने आपकी इज्जत नहीं रखी। जब 10-12 सिक्योरिटी गार्ड उन 4 लोगों को पकड़कर ले जा रहे थे, तभी मैं लियू रुयान के साथ वापस आया। हम दोनों पति पत्नी दरवाजे पर रुककर काफी देर तक देखते रहे। फिर हमने एक दूसरे की तरफ देखा। हम दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मुस्कान थी। हॉल से होस्ट की आवाज आई, प्रोजेक्ट लॉन्च इवेंट इन प्रोग्रेस। लगता है प्रोजेक्ट मीटिंग शुरू होने वाली है। मुसीबत खड़ी करने वालों को तो बाहर निकाल दिया गया है। मेरा भी यहाँ रुकने का मन नहीं था। मैंने उसका हाथ खींचा और कहा कि घर चलते हैं। लियू रुयान मेरी हर बात मानती है। उसने आंटी को एक मैसेज भेजा और फिर गाड़ी चलाकर हम निकल गए। इन कुछ दिनों हम पति पत्नी पुराने घर में ही रह रहे थे। घर के नौकर भी त्योहार के लिए अपने घर चले गए थे। घर बिल्कुल खाली था। हम दोनों सोफे पर आराम से बैठकर एक फिल्म देख रहे थे। आधी रात के करीब मेरा अचानक मीठे चावल के गोले खाने का मन हुआ। त्योहार का दिन था और रात भी बहुत हो चुकी थी। आसपास की दुकानों और ऑनलाइन डिलीवरी ने काम करना बंद कर दिया था। मैंने फोन पर डिलीवरी संभव नहीं है लिखा हुआ देखा और एक गहरी सांस ली। मेरे चेहरे पर उदासी देखकर लियू रुयान के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वो उठकर किचन में गई और अलमारी में से चिपचिपे चावल के आटे का एक पैकेट निकाला। उसकी यह हरकत देखकर मैं उत्सुकता से उसके पास गया। मेरी आंखों में हैरानी थी। तुम्हें मीठे चावल के गोले बनाने भी आते हैं? लियू रुयान ने मुझे चावल के आटे से खेलते हुए देखा और समझ गई कि मैं भी कोशिश करना चाहता हूँ, तो उसने 2 एप्रन निकाले और एक मुझे पहना दिया। चलो कोई ट्यूटोरियल देखकर सीखते हैं, ये बहुत आसान होना चाहिए। मुझे उसकी बात बिल्कुल सही लगी और मैंने तुरंत अपना फोन निकाला। हम दोनों ट्यूटोरियल देखकर 1 घंटे से ज्यादा तक बनाते रहे। तब जाकर हम मुश्किल से कुछ अलग अलग आकार के मीठे चावल के गोले बना पाए। पानी उबलने के बाद मैं चावल के गोले उसमें डालना चाहता था, लेकिन लियू रुयान को डर था कि मेरा हाथ जल जाएगा। उसने जल्दी से प्लेट मेरे हाथ से ले ली और मुझे 2 कटोरियां लाने को कहा। घर में मीठा सिर्फ नहीं था, इसलिए उसने स्वाद के लिए उसमें थोड़ी ब्राउन शुगर डाल दी। जब तक मीठे चावल के गोलों की 2 कटोरियां तैयार हुई, तब तक रात के 12 बज चुके थे। मैंने चम्मच से कटोरी का सबसे बड़ा वाला गोला उठाया। मैंने लियू रुयान के सामने इतराते हुए कहा, सबसे बड़ा वाला मेरे पास है। लगता है इस साल मेरी किस्मत अच्छी रहेगी। लियू रुयान मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। मैंने एक बाइट लिया और मेरे चेहरे की अकड़ कुछ सेकंड के लिए जम सी गई। फिर मैं पहले जैसा हो गया। क्या ये स्वादिष्ट नहीं है? मैंने अपनी आंखें घुमाई और जोर जोर से सिर हिलाने लगा। फिर मैंने चम्मच उसकी तरफ बढ़ाया, ये दिखाते हुए कि यह बहुत ज्यादा स्वादिष्ट है। क्या तुम चखना चाहोगी? लियू रुयान ने बस एक नजर डाली और समझ गई कि मेरे हाथ का बनाया ये बेर के आकार का गोला कच्चा है। लेकिन उसने 1 सेकंड के लिए भी संकोच नहीं किया। उसने सिर झुकाया और बचा हुआ आधा गोला भी खा लिया। उसे अपनी चाल में फंसा देखकर मैं अपने होठों पर आ रही हंसी को मुश्किल से रोक पा रहा था। मैंने जल्दी से अपना हाथ उठाकर चेहरा ढक लिया। अच्छा है ना? लेकिन उसके चेहरे पर तो हैरानी और खुशी के भाव थे। उसने थम्स अप किया। बहुत स्वादिष्ट, मीठा मीठा है, नरम और चिपचिपा, बिल्कुल मेरे स्वाद जैसा। जब वो ये कह रही थी, उसकी आंखें चमक उठी, जिससे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वो सच बोल रहा है या झूठ।
लेकिन मुझे अभी भी अपने स्वाद पर भरोसा था, इसलिए मैंने चम्मच नीचे रख दिया। मैंने एक हाथ से उसकी ठुड्डी ऊपर उठाई, ये देखने के लिए कि उसके मुंह में क्या है। लियू रुयान ने सीधे अपने मुंह की चीज निगल ली और जब तक मैंने बड़ी मुश्किल से उसका मुंह खोला, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दिया और मेरे चेहरे पर तुरंत निराशा का भाव आ गया। ये तो कच्चा था, तुमने मुझसे झूठ बोला, है ना? दोनों लड़ते झगड़ते सोफे से नीचे लुढ़क गए और साथ में कालीन पर गिर पड़े। आज की रात अभी बहुत